स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, इसकी लिमिटेशंस, फंक्शन, स्कोप, सब कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब स्टैटिस्टिक्स हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, इंडेक्स नंबर, ये सब हम कर चुके हैं। लेकिन इसमें थ्योरी वाला पोर्शन रहता था जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। सेकंड चैप्टर आएगा कलेक्शन ऑफ डाटा पे, इससे स्टैट्स का थ्योरी वाला पोर्शन जो हमारा पेंडिंग था ना कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से चीज समझना। बाकी जो इसकी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने सारे मेथड्स करवाए हुए हैं वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आई बटन में भी डाल दूंगी। आराम से स्टार्ट करो, बहुत इजीली पेपर क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, जाके कमेंट सेक्शन में देखना, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए बच्चों के उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके। बस थ्योरी पोर्शन रहता था, अब वो भी हम कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत सुपर इजी चीजें हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से चीज समझना। जब भी आप थ्योरी पढ़ते हो दो रूल्स ध्यान समझना। कभी भी प्रेशर नहीं लाना कि मैम मैं ये सब चीजें माइंड में बिठा लूं, नहीं, चीजें समझ लो। आपके पास 50 चीजें आपने समझ ली, पेपर में जाके 30 से 35 चीजें आराम से लिख दोगे। 15 भूल भी गए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना सारी चीजें आपको समझा दूंगी ना कि उसमें से 35 चीजें भी जाके आप एग्जाम में लिख दोगे ना, ये चैप्टर, ये सब कुछ मार्क्स पूरे पूरे आपको मिल रहे होंगे। देखो थ्योरी का पेपर है, मतलब थ्योरी का क्वेश्चन आएगा तो आपको शीट्स के हिसाब से भी मार्क्स मिलते हैं कि आपने कितनी शीट्स कवर की है, अच्छा कंटेंट लिखा है कि नहीं, हेडिंग्स लिखी है कि नहीं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा रही होंगी। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको जब पूरा ये समझा दूंगी पूरा चैप्टर, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि यहां से कैसे कैसे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे होंगे, पेपर में कैसे लिखने, साथ साथ चीजें समझाती रहूंगी। ध्यान से चीजें समझना। ये वाली जो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे। अगर अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कम्युनिटी पे भी मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लेना। इजीली आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैं ध्यान से चीजें बताऊंगी, साथ साथ नोट करना, और एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी साथ साथ चीजें बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कोई भी आपका थ्योरी का पेपर हो, उसमें कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में आपने आंसर में पहला जो चीज लिखनी है वो इंट्रोडक्शन लिखना है कि आपको इस आंसर के बारे में मोटी मोटी क्या चीजें पता है। मोटी मोटी मतलब ओवरव्यू क्या पता है, आप इसमें पूरा क्या एक्सप्लेन करने वाले हो वो आप पूरा मेरे को ओवरव्यू बता दो। तो हर थ्योरी के क्वेश्चन में जब आप आंसर लिखोगे वहां इंट्रोडक्शन सबसे पहली चीज लिखनी होती है, और ये आप हाईलाइट करके लिखा करो। अगर आप ब्लू पेन से पेपर कर रहे हो, ये ब्लैक या जिस भी डिफरेंट कलर के पेन से इंट्रोडक्शन लिखो, फिर उसके नीचे अपना कंटेंट डालो, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन किसकी कर रहे हैं, स्टैट्स की, कि स्टैट्स है क्या, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें से वो मैं एंड में भी बताऊंगी, साथ साथ भी बताते जा रही हूँ कि स्टैट्स होता क्या है, व्हाट इज स्टैट्स, डिफाइन करो, मीनिंग बताओ, लिमिटेशंस बताओ, फंक्शंस बताओ, स्कोप बताओ, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन ही देना है। इंट्रोडक्शन क्या, देखो वो कह रहे हैं द टर्म स्टैटिस्टिक्स इज जनरेटेड। इंट्रोडक्शन ये सारा कुछ लिखा हुआ। इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि टर्म स्टैटिस्टिक्स है क्या, वो कहता है ये न्यूमेरिकल फिगर्स है, कि न्यूमेरिकल कुछ भी नंबर्स दिए होते हैं स्टैट्स के अंदर। और इसमें ये भी बताया गया है कि स्टैट्स में जब भी हम कोई डाटा लाते हैं वो कैसे आता है, उसकी कलेक्शन करते हैं, उसको सिमेट्री में रखते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उससे कंक्लूजन निकालते हैं। तो स्टैट्स बेसिकली एक नंबर्स होते हैं जिससे हम बहुत सारे कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं और आगे चीजें अप्लाई कर रहे होते हैं। ये इसमें लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन में मैंने मोटी मोटी चीज बता दी स्टैट्स के बारे में कि नंबर्स हैं जिससे हम सॉल्यूशंस, कंक्लूजंस बना रहे होंगे, और नंबर्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसे ढूंढे जाते हैं, कलेक्शन की जाती है, उसको अरेंज करके रखा जाता है, ये सब चीजें स्टैट्स होते हैं। देखो ये लिखा हुआ है द टर्म स्टैटिस्टिक्स इज जनरली यूज्ड टू मीन न्यूमेरिकल फैक्ट्स। क्या होते हैं ये, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, एंड फिगर्स सच एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड सो ऑन। जब आप थ्योरी का एग्जाम लिख रहे हो तो उसमें एग्जांपल्स डालने बहुत जरूरी है। आज की क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स सुनेंगे भी, समझेंगे भी, एंड आपने एग्जाम में लिखने भी है। आपको कोई चीज एक्सप्लेन करनी है, एक दो लाइन में एक्सप्लेन करी, फॉर एग्जाम्पल नीचे एक एग्जाम्पल भी देना होता है, तभी आपकी वो चीज की अंडरस्टैंडिंग सामने वालों को पता लगेगा। अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग है उस चीज की, आप उसे एग्जाम्पल से समझा रहे हो, ठीक है। तो जो भी चीज हम करेंगे आज एग्जाम्पल्स भी साथ साथ देते चलेंगे। तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स के बारे में होती है। हाउएवर एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, ठीक है, नंबर्स होते हैं, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर डेवलप्ड फॉर द collection of data, classification of data, summarization of data, interpretation of numerical data, ठीक है। स्टैट्स नंबर है तो फिर सब्जेक्ट क्यों बनाइए, सब्जेक्ट इसलिए बनाए कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि डाटा कलेक्ट कैसे करना है, समराइज कैसे करना है, ये सारी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व है। आगे चलते हैं। एंड फॉर द यूज ऑफ सच डाटा, कि उसका यूज करना होता है डाटा का यूज कहाँ होता है, स्टैट्स का शेयर मार्केट में होता है, बहुत सारी चीजें में आपका ये डाटा यूज हो रहा होता है। गवर्नमेंट इसका डाटा यूज करते हैं, पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, बहुत सारी जगह यूज होता है। अभी आगे आगे हम देखेंगे।
Stats is a set of decision making techniques which aids businessman in drawing inferences from the available data. तो stats क्या है? एक डाटा है जो बिजनेसमैन को भी हेल्प करती है कि आगे कैसी चीजें करनी है. इंफ्रेंसेस मतलब ये क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से समझना, वर्ड्स को ध्यान से समझो. इंफ्रेंसेस फ्रॉम द अवेलेबल डाटा, कि जो मेरे पास डाटा उससे मुझे समझ आए आगे क्या करना है. इंफ्रेंस का मतलब आगे के लिए चीजें मैं उसके लिए ढूंढ पा रही हूँ, उससे कंक्लूजन निकाल पा रही हूँ. तो ये बिजनेसमैन को भी हेल्प करता है. तो ये जो इंट्रोडक्शन लिखी इसका मतलब ये नहीं आपको एज इट इज अपने एग्जाम में जाके लिखने, नहीं, लेकिन कुछ वर्ड जैसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स ये बताता है, कुछ वर्ड्स इसमें कलेक्शन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करिए, कुछ वर्ड्स की इससे इंफ्रेंस निकाल सकते हैं, ये आपको माइंड में रखने होते हैं. बाकी अपनी लैंग्वेज डालो, कोई नहीं दिक्कत होने वाली. मेन पॉइंट्स ठीक होने चाहिए. कोई आपका पेपर पूरा नहीं पढ़ रहा होता, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरा पेपर कोई नहीं पढ़ा तो हम कुछ भी लिखेंगे, नहीं. इसका मतलब ये है कि अपने आप पे इतना प्रेशर नहीं डालना कि हम एक लाइन बुक वाली लिख रहे हैं या वर्ड्स वही लिख रहे हैं, नहीं. अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज अपनी डाल सकते हो. तो आपको अगर ठीक चीज लिख रहे हो अपनी लैंग्वेज में, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है. कोई पढ़ भी लेगा, मान लो ये नहीं कि पूरा पेपर मैं पढ़ रही हूँ, मैंने शीट चेक करी तो सारी लाइंस पढ़ी, नहीं, मैंने कोई 2-3 लाइंस उसमें से उठा के पढ़ ली. अगर मुझे ये आइडिया लग गया उस 2-3 लाइन से कि आपको कंसेप्ट पता है, अच्छे से इस चीज के बारे में पता है, तो बस फिर मैं चेक करते जाऊंगी, समझ आ गई चीज. तो इंट्रोडक्शन में आपने एज इट इज नहीं, लेकिन कुछ वर्ड जरूर डालने. इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट चीज इज मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि मीनिंग क्या है स्टैटिस्टिक्स का. डेफिनेशन और मीनिंग में बहुत डिफरेंस होता है. मीनिंग का मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, डेफिनेशन का मतलब एग्जैक्ट वर्ड्स आपको चाहिए. तो मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स पहले हम पढ़ रहे हैं कि अपने हमें क्या समझ आया स्टैटिस्टिक्स के बारे में. देखो क्या कहते हैं स्टैट्स. स्टैट्स के 2 सेंस होते हैं, एक सिंगुलर सेंस, एक प्लूरल सेंस. हम कहते हैं ना, तुमसे मैंने बात की इस सेंस में बात नहीं की थी, उस सेंस में बात की थी. बात करते हुए हमारा सेंस क्या उससे बात करने का, अरे मैंने उस रेफरेंस में नहीं कहा, मैंने तो इसलिए ये कहा था, मतलब बात करने का सेंस अलग है. तो स्टैट्स में भी सेंस अलग है. अगर आप सिंगुलर सेंस से पूछोगे तो और डेफिनेशन है, अगर आप प्लूरल सेंस से पूछोगे तो और डेफिनेशन है. सिंगुलर सेंस क्या कहता है, सिंगुलर ना हर एक चीज को देखता है कि मैंने डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसको संभाल के एक चीज अरेंज करनी है, फिर उसको प्रेजेंट करके दिखाना है कि चार्ट बनाऊं क्या बनाऊं, फिर उसके बाद एनालिसिस करूंगा उसका मीन मोड मीडियन, इससे क्या पता लग रहा है, फिर उसके बाद मैं उसका बताऊंगा कि इंटरप्रिटेशन की इससे डिसीजन क्या बनाऊं, इसका मतलब क्या हुआ, बाद में बनाऊंगा. तो सिंगुलर सेंस में पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया जाता है कि स्टैट्स के डाटा से कैसे कलेक्शन से लेके एंड तक हम काम कर रहे होते हैं. द टर्म स्टैटिस्टिक्स इज रेफर्स टू साइंस इन विच वी डील विद द टेक्निक्स के बारे में बात हो रही होती है, और मेथड्स फॉर कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डाटा. ये पूरे प्रोसीजर के बारे में बात करता है, कैसे मतलब डाटा इकट्ठा करते हैं, सब कुछ. प्लूरल सेंस क्या है, ये सिर्फ कहते हैं ये नंबर है, बस नंबर है हमारे पास, हम उससे एक डिसीजन बना लेते हैं. ये पूरे प्रोसीजर की बात नहीं करता कि कहां से नंबर आए, कैसे सब क्या, नहीं, ये कहता है ये तो बस एक नंबर है जिससे हम अपना कोई ना कोई डिसीजन बना लेते हैं, आगे के लिए चीजें देख लेते हैं. प्लूरल सेंस ये कहती है. द टर्म स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स, ये सिर्फ किस पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स पे, ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू any field of inquiry such as data relating to production, income, expenditure, population, prices. Examples तो डालने ही डालने. तो इसने क्या कहा कि यहाँ पे सिर्फ डाटा की बात होती है, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड. तो ये आपको पूरा प्रोसीजर के बारे में नहीं बताता. अगर कोई प्लूरल सेंस में कहे तो प्रोसीजर नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल की बात होती है. लेकिन सिंगुलर सेंस का मतलब है कि आप पूरे प्रोसीजर को यहाँ पे इसके बारे में बताओगे कि इसमें प्रोसीजर क्या क्या होता है, एक डाटा इकट्ठा करना, फिर सब कुछ करना, ये सब आप सिंगुलर सेंस में बात कर रहे हो. तो ये 2 मीनिंग है किसमें, दैट इज स्टैटिस्टिक्स में. तो ये भी एज इट इज वर्डिंग नहीं लिखनी, चीजें समझ आ गई. कुछ वर्ड्स अच्छे से कर लो, जैसे टेक्निक्स हो गया, कलेक्टिंग, जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन, इंफ्रेंस, ये सारे वर्ड्स आपको डालने हैं अपने शीट पे, और कुछ बाकी अपनी लैंग्वेज में चीजें लिख सकते हो. नेक्स्ट चलते हैं. पहले हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ ली, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स. थर्ड देखो, दैट इज डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं. जैसे कि मीनिंग हमारे पास 2 थे, सिंगुलर प्लूरल, वैसे डेफिनेशन भी हमारे पास 2 है, सिंगुलर एंड प्लूरल. पहले बात करते हैं सिंगुलर सेंस की. जब डेफिनेशन की बात होती है ना, ये आपको एज इट इज, देखो ये ऐसी चीज है जो आपको लर्न करनी है. मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगी कि ये तो लर्न कर ही लो. जैसे पहले मैंने वर्ड्स बताए, अब ये आपको एज इट इज लर्न करनी है और हो जाते. देखो कुछ भी नहीं है. स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज ना, फिर से वही वर्ड आगे, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. तो ये किसने कहा, इंसर ने कहा है हमारे, कि हम ये डेफिनेशन कहते हैं सिंगुलर सेंस में, जहां कलेक्शन ये सारी चीजें हो रही है. आगे आ जाओ प्लूरल सेंस में, क्या कहा, स्टैटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स
इन एनी डिपार्टमेंट इंक्वायरी प्लेस है ना रिलेशन टू ईच अदर। वो क्या कह रहा है कि ये न्यूमेरिकल डाटा है जो क्या होता है एक दूसरे की रिलेशन में डाटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास कहूँगी हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मैं कहूँगी आज बाहर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, इसमें कोई रिलेशन है नहीं है ना। तो ऐसा डाटा नहीं कुछ भी आप लिखते जाओ, कोई भी नंबर हो वो आपका स्टैट्स बन जाएगा, नहीं, उनमें रिलेशन होना चाहिए। अगर आप 1000 स्टूडेंट्स बता रहे हो, साथ ये बता दो कि 400 कॉमर्स के हैं, 350 नॉन मेडिकल के हैं, 100 किसके हैं दैट इज आर्ट्स के हैं, बाकी फील्ड्स में भी हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, वो तो एक डाटा हो गया। लेकिन ये नहीं कि 1000 स्टूडेंट्स और बाहर टेम्परेचर इतना है, तो हर न्यूमेरिकल वैल्यू स्टैट्स नहीं होती, उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। इनके बीच में रिलेशन नहीं था तो ये स्टैट्स नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है रिलेशन टू ईच अदर, जो डाटा दिया होना चाहिए वो रिलेशन में होना चाहिए। जैसे ये है कि 1000 स्टूडेंट्स है, 400 नॉन मेडिकल कॉमर्स, ऐसे अगर डिवाइड किए हुए हैं तो ये स्टैट्स बन जाएगा, ये स्टैट्स नहीं है। तो जो डाटा होना चाहिए वो एक दूसरे के रिलेशन में होना चाहिए। बच्चों की बात हो तो आगे बताओ कौन सी फील्ड में कौन से बच्चे। क्लियर है चीज, पक्का अच्छे से समझ आ गया। चले आगे, तो 3 चीजें हमने कर ली, क्या क्या, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये पीडीएफ मिल जाएगी, सो डोंट वरी। एंड में ये भी बताऊंगी कि कैसे एग्जाम टाइम में आपने फटाफट से चीजें रिवाइज करनी है, पर आगे देखो पहले। नाउ नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या करने वाले हैं, फीचर्स। फोन लेने जाते हो, हाँ जी जाते हैं, जब फोन लेने जाते हैं हम कहते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं, है ना, कितना कैमरा है इसका, ये क्या कर सकता है, कितनी रिकॉर्डिंग हो सकती है, कितना अच्छे से फोटो क्लिक कर सकता है ना, कितनी इसकी मेमोरी है। तो फीचर्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या है इसमें। इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, आपने सेम पॉइंट्स लिखने। चलते हैं आगे, फीचर्स की बात करते हैं। जैसे अभी मीनिंग, डेफिनेशन हमने प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस में सीखी है, वैसे ही फीचर्स करने वाले हैं। बस आगे इसके बाद सिंगुलर प्लूरल अलग अलग नहीं देखेंगे, फिर अगर फंक्शंस देख रहे हैं, लिमिट्स देख रहे हैं, फिर फंक्शंस के पॉइंट्स करेंगे, लिमिट्स के पॉइंट्स करेंगे, वहां अलग अलग नहीं लिखेंगे सिंगुलर प्लूरल, लेकिन मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स आपने सिंगुलर और प्लूरल सेंस में अलग अलग लिखने। स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ स्टैट्स। ये 5 पॉइंट्स इसमें आते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे। सिंगुलर सेंस में क्या था कि हम प्रोसीजर की बात करेंगे, क्या था कि प्रोसीजर की बात करेंगे, कैसे डाटा कलेक्ट होता है, फिर ऑर्गेनाइज होता है, ये सारी चीजें यही अब एक्सप्लेन करने वाले, अच्छे से लिखेंगे, यही इसके फीचर्स है। कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बहुत अच्छे से चीजें समझेंगे, एग्जाम्पल से समझा रही होंगी, और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि एग्जाम में चीजें कैसे लिखनी है, आराम से समझना। फर्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। मान लो मैं 11th 12th क्लास के क्लास टीचर हूँ, ठीक है, 12th क्लास की लगा लो। अब क्या हुआ, मैंने रिजल्ट बनाना है। अगर रिजल्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक अलग अलग सब्जेक्ट टीचर के पास जाके उसके मार्क्स लाने पड़ेंगे कि लिस्ट दे दो 12th क्लास की, कि साइंस में कितने, मतलब फिजिक्स में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, लिस्ट लेके आऊंगी ना, मतलब मैं कलेक्शन करूंगी डाटा की। कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट डाटा कंसर्निंग अ प्रॉब्लम इज अ फर्स्ट स्टेप इन स्टैटिस्टिकल मेथड। सबसे पहला काम स्टैट्स के अंदर क्या है, कलेक्शन करना डाटा की। डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम अंडर स्टडी इट इज डिसाइडेड एज टू हाउ, व्हेन एंड वेयर एंड व्हाट काइंड ऑफ डाटा आर टू बी कलेक्टेड। मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मैं शेयर मार्केट का डाटा कलेक्ट करूंगी। मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं टीचर से डाटा कलेक्ट करके लाऊंगी। मुझे डोरी सिस्टम के अगेंस्ट काम करना है, मैं डाटा बनाऊंगी, कितनी लड़कियों को प्रॉब्लम है, कितना डाटा कैसे जा रहा है, क्या अभी भी ये प्रॉब्लम चल रही है। जैसी मेरी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मैं कलेक्शन करूंगी डाटा की। इसमें आपको एग्जाम्पल नहीं डालने, बस यही लाइनिंग लिखनी है। आपको लग रहा है 2-3 लाइन्स तो है, लेकिन जब आप लिखोगे शीट्स पे 2-3 नहीं, काफी लाइन्स आपको, काफी मैटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा में एग्जाम्पल नहीं डालना, सिंपल लिखना है कि कलेक्शन की जाती है डाटा की, प्रॉब्लम को माइंड में रखते हुए कैसे और कहां से डाटा कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। मैं डाटा ले आई। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। हर टीचर से जाके लिस्ट तो ले आई, लेकिन उसके बाद क्या करना होगा, ये नहीं एक लिस्ट पर्स में डाल दी, एक ड्रॉर में डाल दी, नहीं, प्रॉपर फोल्डर्स बना के उन लिस्ट को संभाल के ऑर्गेनाइज करके रखूंगी ताकि उन डाटा से कुछ काम कर पाऊं। तो सेकंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। द सेकंड स्टेप यही है। आगे विद अ व्यू टू रेंडरिंग द कलेक्ट डाटा मोर कंपेरेबल एंड सिंपल, कि मैं उस डाटा से, रेंडरिंग का मतलब उस डाटा से काम ले पाऊं, सिंपल बना पाऊं, उससे कंपेयर कर पाऊं चीजें, ये जरूरी है कि उसको ऑर्गेनाइज करके रखा जाए। इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस, क्वालिटी एक्सेट्रा। डिपेंड करता है कैसे ऑर्गेनाइज करूं। जैसे मैं, हो सकता है मैंने सब्जेक्ट वाइज जैसे लिस्ट ऑर्गेनाइज करी, कोई क्वालिटी वाइज उसको ऑर्गेनाइज करे, कोई टाइम के अकॉर्डिंग। मान लो मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मैं देखूंगी जैन के यहाँ पे रख दो, मतलब 2013-14 का स्टैट्स यहाँ रख दो, 16 का यहाँ रख दो, 17 का यहाँ रख दो,
2014 के सारे मैंने जैन से लेकर दिसंबर तक का डाटा रख लिया, फिर जैन से दिसंबर 2015 का रख लिया। डिपेंड करता है टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग डाटा रख रही हूँ या फिर मैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है, पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जरूरी है। जो मैं एग्जांपल्स बता रही हूँ इसलिए आपको चीजें अच्छे से समझ आई, इसलिए बताया जा रहा है, यहाँ पे ये लिखने नहीं है, जहाँ एग्जांपल्स लिखने में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब लिस्ट लिया ही मैंने, ऑर्गेनाइज करके फोल्डर्स बना के रख दिए, लेकिन एक बड़ी लिस्ट बनेगी जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स के इकट्ठे मार्क्स लिखूंगी, लाइंस लगा के, नेम, रोल नंबर, इसके मैथ्स में कितने हैं, साइंस में मतलब केमिस्ट्री फिजिक्स में कितने हैं, सेकंड रोल नंबर, मैथ्स में कितने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं, मतलब एक प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगी। तो जो आप डाटा लेके आए उसको प्रेजेंट भी करो, कि उसको अच्छे से लिखो, चाहे टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, यही लिखा देखो यहाँ पे। टू मेक द डाटा इंटेलिजिबल, मतलब समझ आ पाए, ब्रीफ, टाइम ना लगे, एंड अट्रैक्टिव, कि चीजें हमें बोरिंग ना लगे, पूरी पूरी थ्योरी लिखे नहीं, प्रॉपर ऐसे प्रेजेंटेशन जो इजी लगे। इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, डायग्राम्स एंड ग्राफ्स ग्राफ्स ही लिखा है, ठीक है। इसमें हम ले सकते हैं स्टॉक मार्केट एग्जांपल। जब हम स्टॉक मार्केट देखते हैं, सीएनबीसी का भी चैनल देखा है, उसमें क्या है, ऐसे ऐसे ग्राफ्स बने होते हैं, तो हमें समझ आता है अच्छा ये शेयर यहाँ पे बहुत अच्छे से जा रहा है। तो ग्राफ्स, टेबल्स, इनकी फॉर्म में जो चीजें होती है वो प्रेजेंटेबल होती है, अट्रैक्टिव होती है, तो हमें इसे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहा जाता है। जब किसी भी डाटा को ऐसा दिखाया जाए जो जल्दी से समझ आ जाए और सामने वाले को अट्रैक्टिव भी लगे, उसका टाइम कम लगे। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है अच्छे से, पक्का? चलिए आगे चलो। फोर्थ पॉइंट देखो, दैट इज एनालिसिस ऑफ डाटा। अब ग्राफ देख के मैं क्या करूंगी, सीएनबीसी वाच का, जैसे मतलब सीएनबीसी मेरे को चैनल ऐसे माइंड में आ रहा है, सीएनबीसी मैंने चैनल देखा या स्टॉक मार्केट का कोई भी शेयर का मैंने ग्राफ देखा, तो मेरे माइंड में आएगा अच्छा ये ऊपर जा रहा है, मतलब मैं उसका एनालिसिस करूंगी कब कब ये शेयर ऊपर जाता है। या फिर अपने एग्जाम्पल पे वापस आते हैं, जब मैं लिस्ट बना ली, पूरी एक लिस्ट बना ली ना बच्चों के रोल नंबर, नेम की, उसके बाद मैं चेक करूंगी कौन सा बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कौन सा बच्चा सेकंड आ रहा है, मतलब एनालिसिस करूंगी डाटा का कि उससे और आगे क्या पता लग रहा है। टू ड्रॉ कंक्लूजन, इट इज नेसेसरी टू एनालाइज द डाटा। द मेथड्स ऑफ एनालाइजिंग कौन से हैं? मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मेजर ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन, जितने चैप्टर्स आप करते हो स्टैट्स के अंदर, वो सारे एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए, कि डाटा से कुछ ना कुछ हम एनालिसिस करें, उससे कुछ निकालें, तो एनालिसिस ऑफ डाटा भी जरूरी है। लास्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इतनी मेहनत की, मैं मार्क्स लेके आई टीचर से, लिस्ट बनाई, फर्स्ट सेकंड चेक किया। इंटरप्रिटेशन का मतलब पीटीएम वाले दिन आपके पेरेंट्स को बताना कि आपका रैंक क्या है, आपके परसेंटेज कितने हैं, आप कहाँ लाए कर रहे हो। तो जो आपने कलेक्ट किया डाटा, एनालिसिस किया, उसका कंक्लूजन क्या है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। कंक्लूजंस आर ड्रॉन आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा। Two or more kinds of data are compared and conclusions drawn, उनसे कंक्लूजन निकाला गया। तो ये 5 के 5 पॉइंट्स लिखने, आगे ऐसे आएंगे 10 पॉइंट्स होंगे, मैं आपको कहूंगी इसमें से 5 कर लो, 8 कर लो, लेकिन ये एक प्रोसीजर है, तो आपने 5 के 5 पॉइंट्स लिखने हैं। कलेक्शन, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, एंड लास्ट वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। ये आपके फीचर्स हो गए सिंगुलर सेंस में दैट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। चलिए आगे, पक्का? चलिए फिर नेक्स्ट फीचर्स की बात करते हैं प्लूरल सेंस के अंदर। प्लूरल सेंस में क्या फीचर्स है, वो ये रहे, इसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं है। ये 7 पॉइंट्स है, आप कोई भी 5 to 6 पॉइंट्स कर सकते हो, पर समझने 7 के 7 है, पेपर में जाके खुद ही वो 5-6 रह जाएंगे, एक आधा भूल भी गए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने 7 के 7 है, आपको बहुत ईजी है, बहुत अच्छे समझोगे। नंबर 1 इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। अच्छे से चीजें समझना बहुत ईजी है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स मतलब, ध्यान से देखो, मैं कहूँ 1000 स्टूडेंट्स है मेरे पास, ठीक है, स्कूल के अंदर, ठीक है, इससे क्या पता लगा, कुछ नहीं पता लगा, 1000 स्टूडेंट्स ओके। लेकिन अगर मैं ये बताने लग जाऊं कि 400 नॉन मेडिकल के हैं, 500 मेरे पास किसके हैं, कॉमर्स के हैं, और 100 मेरे पास आर्ट्स के हैं, तो एक डाटा बन गया ना, है ना, कि मैंने स्टूडेंट्स के बारे में बताया, आगे और क्लासिफाई किया कि कौन सी वाली फील्ड के कितने बच्चे हैं, तो ये एक स्टैट्स है। लेकिन अगर सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स बताया जाए, ये स्टैट्स नहीं है, ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है, मतलब एक फैक्ट का खेल नहीं है, इसमें और नंबर्स भी चाहिए होते हैं अगर आपने उसको स्टैट्स बनाना है। 1000 स्टूडेंट से कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी क्लासिफाई, ये मैंने बताए तब जाके ये स्टैट्स बना। ये लिखा देखो, अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैट्स, कि एक सिंपल नंबर, मतलब एक सिंगल नंबर तो स्टैट्स नहीं बनाता, ठीक है। इट इज ओनली एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कैपेबल ऑफ ऑफरिंग सम मीनिंग। एक कुछ नहीं करता, और भी आगे बताना है इसमें क्या क्या है,
तभी वो स्टैट्स बन पाता है। मीनिंगफुल कंक्लूजन दैट कंस्टिट्यूट स्टैट्स, तभी वो मीनिंगफुल कंक्लूजन बना पाएगा, बता पाएगा। अगर वो एक से ज्यादा नंबर होंगे, सिंगल नंबर कुछ नहीं लिख सकता, कुछ नहीं कर सकता। इसके अंदर आप एग्जाम्पल भी डालोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से दे आर 1000 स्टूडेंट्स, दिस इज मीनिंगलेस, बट इफ वी से दे आर 1000 स्टूडेंट्स, 400 ऑफ नॉन मेडिकल, 400 ऑफ कॉमर्स, देन दिस विल मेक सेंस। इट मीन्स सिंगल नंबर कांट से एनीथिंग, कांट कॉन्स्टिट्यूट स्टैट्स। तो ये एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेना कि एग्जाम्पल इसमें ये वाला डाल सकते हो, डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैट्स क्या होता है जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि विराट कोहली शॉर्ट हाइट है एज कंपेयर टू हार्दिक पांड्या, ठीक है, ये स्टैट्स नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि विराट कोहली की 5'8", 5'7" जितनी भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, और हार्दिक पांड्या की 6'1", लाइक दिस, तो ये स्टैट्स बन गया जब मैं नंबर्स की बात करूं। लेकिन अगर मैं सिंपल कहूं कि विराट कोहली की हाइट छोटी है एज कंपेयर टू हार्दिक पांड्या, ये स्टैट्स नहीं है। नंबर्स के साथ ही वो स्टैट्स बनेगा जब मैं उनके एग्जैक्ट हाइट बताऊंगी। तो यही यहाँ पे लिखा है, स्टैट्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, ओके। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल, बिग, रिच और पुअर, ऐसा स्टैट्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंपेयर द हाइट्स ऑफ 2 क्रिकेटर्स लाइक विराट कोहली एंड हार्दिक पांड्या, देन इफ वी सिंपली से दैट विराट कोहली इज शॉर्टर देन हार्दिक पांड्या, दैट विल नॉट बी अ स्टैट, बट इफ वी प्रॉपर्ली मेंशन देयर हाइट्स, दैट विल बी द स्टैट्स। यहाँ पे आप एग्जांपल डाल सकते हो। बुक में ये एग्जांपल्स हैं, जो भी आप बुक प्रेफर करोगे बुक्स में आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कि जो स्टैट्स का डाटा होता है वो एक चीज से नहीं बना होता, बहुत सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कहा इस बार राइस का स्टैट्स देखा, राइस का डाटा देखा कि जो राइस है बहुत ज्यादा है। अब ये हो सकता है कि जब बारिश ज्यादा हो राइस की क्वांटिटी अलग आती हो मार्केट में, जब बारिश कम हो राइस की क्वांटिटी अलग आती हो मार्केट में। तो जो राइस का जो डाटा है उसको कौन इफेक्ट कर रहा है, रेन इफेक्ट कर रहा है, इसलिए स्टैट्स में कोरिलेशन का चैप्टर भी है। तो जो लिखा है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी, मतलब बहुत सारे फैक्टर किसी भी डाटा को अफेक्ट करते हैं। स्टैट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय सिंगल फैक्टर, एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स, कि पहले डाटा इकट्ठा कौन कर रहा है, क्या उसको नॉलेज है या नहीं, उसको डाटा की समझ है या नहीं, कलेक्शन कौन करके ला रहा है, उसको प्रेजेंट कौन कर रहा है, और या फिर उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स की जो देखो जो अच्छे से कलेक्ट कर रहा है डाटा, जिसको अच्छी समझ है, वही देखेगा ना रेन से आपके राइस की प्रोडक्शन को या राइस को इफेक्ट पड़ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डाटा को चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारा डाटा को इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, पहले 2 में एग्जांपल्स लिख दे, बहुत है। हर पॉइंट में एग्जांपल नहीं डालना, लेकिन अगर आपके पास 7-8 पॉइंट्स है, 3 to 4 पॉइंट्स में एग्जांपल डाल दो, बाकी सिंपल सॉल्व कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं फोर्थ वाले। फोर्थ क्या है, रीजनेबल एक्यूरेसी। इसकी रीजनेबल एक्यूरेसी होती है, आप ये नहीं कह सकते पॉइंट टू पॉइंट एकदम ऐसा रहेगा, रीजनेबल एक्यूरेसी होती है। फॉर एग्जांपल, रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब क्या है, मेरे पास 5 kg का यहाँ पे राइस का पैकेट है, यहाँ से 1 kg चला गया, ठीक है, आपको पता लगे ना 5 किलो में से 1 किलो चला गया। लेकिन अगर 1 क्विंटल का मेरे पास पैकेट है, उसमें से 1 kg जाए तो वो हमें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड रीजनेबल एक्यूरेसी, कि डिफरेंस तो है, 1 क्विंटल पूरा नहीं है, 1 kg गया हुआ है, बट इतना इफेक्ट नहीं करता। तो स्टैट से जो हमें डाटा मिलता है वो एकदम एक्यूरेट नहीं होता कि हाँ बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है, लेकिन इतना एक्यूरेट तो होता है कि उससे हम एक पॉइंट पे, एक रिजल्ट पे, कंक्लूजन पे पहुंच पाए। तो इसकी एक रीजनेबल एक्यूरेसी होती है। रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू, मतलब आपके माइंड में रहना चाहिए कि हाँ इतनी तो एक्यूरेसी, पूरा पॉइंट टू पॉइंट नहीं, थोड़ी एक्यूरेसी दूर हो सकती है बट रीजनेबल है। केप्ट इन व्यू व्हाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा, मतलब जब आप इकट्ठा कर रहे हो, डाटा देख रहे हो, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ मतलब ठीक है डाटा, इतना भी मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स चीज होगी, लेकिन रीजनेबल एक्यूरेसी है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं है। दीज एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। अब देखो पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है कि अब देखो अगर मैं 5 kg वाला इन्वेस्टिगेशन करूंगी, 1 kg मुझे इफेक्ट करेगा, लेकिन अगर मैं 1 क्विंटल वाला मतलब देखूंगी तो उसमें मुझे 1 kg इफेक्ट नहीं करेगा। पर्पस इसमें देखो ये जो क्वांटिटी है ज्यादा है तो मुझे ये इफेक्ट नहीं कर रहा, तो क्या पता आपका पर्पस इतना बड़ा हो कि थोड़ी बहुत चीज इधर उधर हो जाए तो आपको वो इफेक्ट ही ना कर रही हो, तो दैट इज रीजनेबल एक्यूरेसी होती है। तो इन चीजों पे एक्यूरेसी डिपेंड करती है, नेचर पे, साइज पे, अवेलेबल रिसोर्सेज पे, इन पे एक्यूरेसी डिपेंड करते हैं। आगे चलते हैं, प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। जो भी डाटा हो वो तभी स्टैट्स कहलाता है अगर उसमें जो भी मैंने आपको नंबर्स दिए वो एक दूसरे के रिलेशन में। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 1000 स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। बाहर टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है ना, तो ये स्टैट्स नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं कहूँ 1000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 400 नॉन मेडिकल, 400 कॉमर्स, तो ये एक स्टैट्स है, क्योंकि ये रिलेशन में चीज़ लिखी हुई है। यही वाला एग्जाम्पल हमने किस में लिखा था, एक एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स में, कि एक नंबर से कुछ नहीं होता, आगे भी कुछ लिखा होना चाहिए। यही रिलेशन में एग्जाम्पल काम आ गया। आप रिपीट कर सकते हो एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ वैलिड हो रहे हैं। तो रिलेशन में चीज़ें लिखी होंगी तभी काम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर मैं आपको कहूँ 5 kg राइस को आप लिखो साथ में 1000 मीटर क्लोथ, तो ये रिलेशन में नहीं है। राइस और क्लोथ कैसे रिलेशन में आएंगे, कंपैरिजन ही नहीं है, एक मीटर में है केजी में। तो जब तक चीजें आपके पास रिलेशन में नहीं होंगी वो स्टैट्स नहीं कहलाती। आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, चाहे ये वाला लिख दो चाहे ये वाला लिख दो, ठीक है। Such numericals alone will be called stats if as are mutually relatable, अगर वो रिलेटेड हैं तभी उनको स्टैट्स कहा जाता है। आगे देखो, एंड कंपेरेबल, कंपैरिजन भी होना चाहिए। जैसे मैंने कहा मीटर क्लोथ का और राइस का केजी में कंपैरिजन नहीं हो सकता। अनलेस दे हैव द क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन दे कैन नॉट बी कॉल्ड द स्टैट्स। अगर मैं उनको कंपेयर ही नहीं कर सकती तो उनको स्टैट्स नहीं कह सकती। फिर से क्लोथ एंड राइस वाला ही आप एग्जाम्पल सेट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करो, क्लोथ वाला और दैट इज कौन सा, राइस वाला एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देना। जब आप इसका प्रिंट आउट लोगे दैट विल बी बेटर, पेंसिल से साइड में लिखते रहना कि ये एग्जाम्पल इसमें डल सकता है, तो यही आपके नोट्स रेडी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज प्री डिटर्मिन्ड पर्पस। आप कोई डाटा इकट्ठा करते हो, स्टैट्स का काम करते हो, उसमें आपका कोई प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होता है। ये नहीं कि बस नंबर्स उठाने शुरू कर दिए, ये भी नंबर चाहिए, ये भी नंबर चाहिए, 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 1000 स्टूडेंट्स है, वो एक डाटा बन जाएगा। नहीं, आपका एक प्री डिटर्मिन्ड पर्पस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलेज में कंप्यूटर लगाना है, तो मैं उसके लिए स्टैट्स इकट्ठा करूंगी, कितने बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर चाहिए होता है, एक क्लास में एट अ टाइम कितने मैक्सिमम कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कंप्यूटर्स इंस्टॉल करवाऊंगी कॉलेज में, है ना। तो एक एजेंडा है कि कंप्यूटर्स लगवाने हैं, बच्चों को ईजी हो चीजें, बच्चों को चीजें समझ आए, तब मैं स्टैट्स चेक करूंगी कितने बच्चे हैं, कौन सी क्लास में है। तो एक प्री डिटर्मिन्ड पर्पस बहुत जरूरी है। तो ये लिखा हुआ है, स्टैट्स आर कलेक्टेड विद प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव, any information gathered without any definite purpose will only be a numerical value। कोई पर्पस ही नहीं है, टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस, क्लास में बच्चे 1000, तो पर्पस ही नहीं है, ऐसे बोलते जा रहे हैं कोई भी नंबर, तो पर्पस के बिना स्टैट्स नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टेड इन सिमेट्रिक मैनर। स्टैट्स वो होता है जिसको सिमेट्रिक मैनर में कलेक्ट किया जाए, मतलब ये नहीं चीजें मतलब देखा कितने कितने बच्चे हैं नोट करते कि कहीं भी एक पेन से नोट करते कि वो डायरी गुंगी, नहीं, सिमेट्रिक मैनर में प्लान बनाया कि पहले मैंने कॉमर्स वाले बच्चों को चेक करना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कितने बच्चों को कंप्यूटर चाहिए, फिर मैं नॉन मेडिकल वाले बच्चों के पास जाऊंगी, फिर आर्ट्स वाले बच्चों के जाऊंगी। एक प्लान के साथ कलेक्ट किया जाता है डाटा, उसको अरेंज करके रखा जाए, वो स्टैट्स होता है। देखो क्या लिखा है यहीं पे, स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिमेट्रिक मैनर बिफोर कलेक्टिंग अ प्लान बी प्रिपेयर्ड, नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, स्टैट्स फ्रॉम स्टैट्स कलेक्टेड इन अ हैफिजड मैनर। मतलब ऐसे होच पोच में कलेक्ट किया हुआ आपके पास डाटा कभी भी स्टैट्स नहीं बनता, उससे कोई भी रिजल्ट नहीं आता। तो आपका जो डाटा एक अच्छे से मैनर में इकट्ठा किया होना चाहिए, प्रॉपर अरेंज फॉर्म में होना चाहिए, सिमेट्रिक मैनर में, एक प्लान के साथ कि पहले नॉन मेडिकल वालों को चेक करूंगा कि कितने कंप्यूटर चाहिए, फिर कॉमर्स वालों का, ऐसे एक प्लान के साथ काम करना है, ठीक है। ये 7 पॉइंट्स है, कोई भी 3 या 4 पॉइंट्स में एग्जाम्पल डाल दो, बाकी में सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन डालो, मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इतना सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है चीजें, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारे क्या थे, फीचर्स एंड या फिर कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, पहले इंट्रोडक्शन की, मीनिंग, डेफिनेशन, उसके बाद हमने फीचर्स कर दिए। मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस के अलग अलग होते हैं। बस अब सिंगुलर प्लूरल अलग अलग नहीं लिखेंगे, आप कंबाइन सारी चीजें कर रहे होंगे, चाहे वो लिमिटेशंस है, फंक्शंस है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पढ़ तो रहे हैं स्टैट्स के बारे में और क्या क्या पता लग सकता है, इसका स्कोप क्या, आगे क्या क्या चीजों में ये डिवाइड है। स्कोप के अंदर 3 चीजें आती हैं, ध्यान से समझना। पहला आता है इसका नेचर, इसका नेचर कैसा है, मतलब ये साइंस की तरह काम करता है, आर्ट्स की तरह काम करता है, इसका नेचर क्या है। सेकंड क्या है, सब्जेक्ट मैटर, इसमें है क्या, सब्जेक्ट तो बना दिया, स्टैट्स क्या क्या है, एक डाटा है, फिर उसका सब्जेक्ट क्यों बनाया, सब्जेक्ट मैटर है क्या। एंड थर्ड इज लिमिटेशन। ये चार्ट आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हो, टीचर को देखते ही आइडिया लग जाएगा कि आपको नॉलेज है इस चीज में। स्कोप ऑफ स्टैट्स लिखो, ऐसे 3 लाइंस लगाओ, नीट एंड क्लीन बनाना, ये नहीं बड़ा बड़ा
बड़ा बना दे और टीचर समझ जाए शीट्स कवर करने के लिए काम कर रहे हो, नहीं। अच्छा, एक चीज और बच्चों के माइंड में होती है, क्या शीट्स मैटर करती है जब हम रिटन मतलब थ्योरी का एग्जाम दे रहे होते हैं? मैटर करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि खुला खुला लिख के आप शीट्स भर रहे हो, नहीं। अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, 16 मार्क्स का, चलो अगर 16 मार्क्स का क्वेश्चन है तब आपकी 8 से 12 शीट्स सफिशिएंट है। 16 मार्क्स के क्वेश्चन में 8 से 12 शीट्स जो आपके पेजेस है ना, वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं करने होते, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ स्टैट्स की। नंबर 1 दैट इज नेचर। नेचर कैसा है इसका, कि साइंस है या आर्ट है? इसको साइंस भी बोलते हैं, इसको आर्ट भी बोलते हैं। साइंस क्यों है? क्योंकि एक इसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व है, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ये 5 टर्म्स है ना, ये इसके प्रोसीजर में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको साइंस बोला जाता है। और इसको आर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक डिसीजन बनवाते में हेल्प करता है ना, कोई भी डिसीजन बनाना है, कंक्लूजन देने में हेल्प करता है, इसलिए साइंस भी है और ये आर्ट भी है। अब देखो ये लिखा है, क्या लिखा है? इट इज अ साइंस और आर्ट। देखो क्वेश्चन है, ये साइंस है या आर्ट है? एज अ साइंस, स्टैट्स स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन सिमेट्रिक मैनर। एज एन आर्ट, इट मेक्स यूज ऑफ डाटा टू सोल्व दी प्रॉब्लम्स। क्यों है साइंस? क्योंकि इसमें प्रोसीजर इन्वॉल्व है, एनालिसिस करता है, सब कुछ करता है। और आर्ट क्यों है? क्योंकि एक डिसीजन बनवाने में हेल्प करता है। बस इतना ही लिखना है इसमें। क्लियर है चीज? आगे चलें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मैटर। 3 चीजें थी ना स्कोप के अंदर, नेचर, सब्जेक्ट मैटर, लिमिटेशन। अब सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं। सब्जेक्ट मैटर में 2 चीजें आती हैं, डिस्क्रिप्टिव या फिर इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि जो आपने प्रोसीजर किया था ना, कलेक्शन करना, ये बार बार आएंगी चीजें, आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। कलेक्शन कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फिर उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हो, 4th क्या था, एनालिसिस कर रहे हो, ये डिस्क्रिप्टिव में आएगा। यहाँ पे कंक्लूजन नहीं आता, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कंक्लूजन नहीं आता, लेकिन पहले वाले 4 पॉइंट्स आते हैं। जो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है वो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में होता है। तो सब्जेक्ट मैटर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, जिसमें हम एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन डिसीजन नहीं बताएंगे। डिसीजन कहाँ पता लगता है? इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के अंदर। यही लिखा हुआ है, ध्यान समझना। इट merely describes the data and consists of the methods, techniques used in the collection, organization, presentation, analysis in order to describe the various features and the characteristics of such data। तो ये easily describe कर देता है सब कुछ जो भी प्रोसीजर में इन्वॉल्व है, बस एक डिसीजन या फाइनल आंसर नहीं बताता। फाइनल आंसर कहाँ पता लगता है? इन्फ्रेंशियल के अंदर। इट हेल्प्स द डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे हेल्प करता है डिसीजन मेकर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे क्या लिखा है? ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। तो यहाँ पे आके हमारा क्या बनता है? दैट इज डिसीजन बनते हैं इन्फ्रेंशियल के अंदर। ये लास्ट लाइन का मीनिंग ध्यान से समझो, इसने क्या कहा ध्यान से, टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिजल्ट। कभी मैगी बनाई है घर पे? बनाई है ना। जब मैगी बन जाती है तो आप एक स्पून से चेक करते हो, हाँ बन गई, और उसको खा लिया, ठीक है। ऐसे तो नहीं करते ना, एक उसका निकाला मैगी का, हाँ ये बन गया, नेक्स्ट चेक किया बन गया, फिर नेक्स्ट चेक किया बन गया, नहीं ना। एक स्पून में अगर बन गया तो हम मानते हैं कि सब में बने, राइट। क्लियर है ना चीज? आगे देखो, इसने भी ये कहा, कहते हैं वो लार्ज पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिजल्ट। हमारे पास डाटा पूरा इंडिया को तो नहीं आता ना, हम कुछ डाटा से ये बता पाते हैं कि इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है। मान लो मैंने कहा डोरी सिस्टम पे बात कर लेते हैं कि डोरी सिस्टम में काफी दिक्कत आ रही है, डोरी के कारण बहुत लड़कियों की जान जा रही है, ठीक है। तो मैं पूरे इंडिया का डाटा नहीं इकट्ठा करूंगी, मैंने एक छोटा सा स्टेट पकड़ लिया या 2-3 स्टेट्स पकड़ लिए, मैंने देखा है तो बहुत दिक्कत आ रही है, इस स्टेट में पर्टिकुलर दिक्कत है, आगे भी और होगी, मतलब इस दिक्कत पे काम करना पड़ेगा, इसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा, इसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट भी ऐसी चीज चेक करती है। स्टैट्स के डाटा से हम उस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझ पाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बन पाती हैं। तो डाटा पूरे इंडिया से तो नहीं आता ना, कुछ कुछ पोर्शन से आता है, तो कुछ कुछ पोर्शन से हम ऐसे डाटा कलेक्ट करते हैं कि पूरे इंडिया के लिए पॉलिसीज बना पाए। तो थोड़े से देखो क्या लिखा है, ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन के लिए काम किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल रिजल्ट्स, छोटे से सैंपल से पूरे के लिए काम किया जाता है, डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, दैट इज इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है ये चीज? देख लो
समझ आ गई चीज। स्कोप में दो चीजें हैं, तीन सॉरी, नेचर हो गया, दूसरा हो गया उसका सब्जेक्ट मैटर, थर्ड है लिमिटेशंस, वो बाद में करेंगे, आगे आएंगे वो चीज, ठीक है। आप एग्जाम में इसके आगे भी लिख सकते हो लिमिटेशन, जैसे आपने लिखा ना सब्जेक्ट मैटर, उससे अगला पार्ट लिमिटेशंस भी बना सकते हो। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ स्टैट्स। फंक्शन क्या है, फोन लेने जाते हैं, फीचर्स तो देख लिए क्या क्या फीचर्स है। फंक्शन काम कैसे करता है, फंक्शन मतलब वो चीज काम कैसे करती है। अब फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं, ठीक है। देखो भाई फंक्शंस कितने हैं, फंक्शंस 10 हैं, आप कोई भी 8 माइंड में रख सकते हो। समझने 10 के 10 है, लेकिन एग्जाम के लिए 8 भी बहुत है, ठीक है। अब देखो जब आप 10 के 10 रन करोगे ना, एग्जाम में 8 ही रह जाएंगे, पहले ही 8 करोगे वो 6 रह जाएंगे, इससे अच्छा 10 के 10 करो। पर अगर एग्जाम में 8 भी लिख दिए टेंशन नहीं लेनी। तो स्टार्ट करते हैं, ये मैंने साथ में लिखे ताकि रिवाइज हो जाए। अब एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। नाउ फर्स्ट देखो, एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स इन नंबर्स, ये चीजें नंबर्स में बताता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तो है नहीं इसका, टॉल स्मॉल ये चीजें तो नहीं बताता, जैसे है ना टॉल शॉर्ट ये नहीं बताएगा, नंबर्स बताता है। तो ये फंक्शन में चीज क्यों आई, ध्यान समझना, ये यहाँ इसलिए आई कि इससे क्या होता है नंबर्स में चीज लाने से, इससे ये होता है कि उस चीज के बारे में क्लैरिटी ज्यादा मिलती है ना, उससे ज्यादा हमारा इंपैक्ट ज्यादा पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप हाइट वाला एग्जांपल दोबारा दे सकते हो। अगर मैं कहूँ कि हाँ वो शॉर्ट है विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की हाइट बड़ी है, तो वो इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं आपको बोलूंगी इतनी इसकी 5'7" है, उनकी 6'1" है, यू विल बी लाइक कि हाँ बहुत डिफरेंस है, ज्यादा मतलब आपको इंपैक्ट उस चीज का ज्यादा पड़ेगा। तो जब हम नंबर्स के साथ कोई भी फैक्ट को बताते हैं वो ज्यादा इंपैक्ट डालती है, ये इसका फंक्शन है, ये काम करता है। ये देखो ये लिखा है, वन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शन, ध्यान से चीज समझना, प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ स्टैट इज टू एक्सप्रेस फैक्ट्स रिलेटिंग टू डिफरेंट फिनोमिनन इन नंबर्स, ठीक है। स्टेटमेंट इज वेस्टेड विद सर्टेनिटी, वेस्टेड का मतलब और इंपैक्ट डालती है। व्हेन फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, कि जब नंबर्स के साथ फैक्ट्स बताए जाते हैं तो वो ज्यादा इंपैक्ट डालती है। मैं आपको इतनी इकोनॉमी थी इंडिया की, इकोनॉमी इतनी थी 1996 में, 2006 में इतनी थी, कम ज्यादा होगी, ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बताऊं कि 1996 में 5.6 इतनी थी, 2006 में इतनी थी, प्रॉपर नंबर्स के साथ बताऊं, दैट विल हैव मोर इंपैक्ट ऑन यू। तो जब नंबर्स के साथ चीजें बताई जाती हैं उसका ज्यादा इंपैक्ट होता है। सेकंड नंबर इज सिंपल प्रेजेंटेशन, ये सिंपल प्रेजेंटेशन देता है चीजों की, उससे भी फायदा होता है। अगर सिंपल प्रेजेंटेशन का मतलब ग्राफ्स फॉर्म में देगा, टेबल की फॉर्म में देगा, तो वो चीजें पढ़नी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। तो स्टैट्स हमें सिंपल चीजें बना के देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, स्टैट्स रेंडर्स कॉम्प्लेक्स डाटा वेरी सिंपल बाय एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट, एवरेज, परसेंटेज, ग्राफ्स, डायग्राम्स, इसमें इजीली चीजें पता लग जाती है। अब आपको कोई कॉलेज सिलेक्ट करना होता है, आप कहते हो कितना पैकेज लगा, तो मैं आपको कहूँ एक बच्चे का इतना पैकेज लगा, दूसरे बच्चे का इतना लगा, तीसरे बच्चे का इतना लगा, यू विल बी लाइक कितना डाटा पढ़ के मैं क्या करूंगा। लेकिन अगर मैं बता दूं उस जो कॉलेज की है 12 LP एवरेज, कि 12 का लगता है वहाँ पे एवरेज पैकेज, विल बी लाइक हाँ अच्छा है चलो चले जाते हैं। इट मीन्स एक उस एवरेज पैकेज ने आपको सिलेक्शन में हेल्प कर दी कि किस कॉलेज में आपने जाना है। तो ये सिंपल प्रेजेंटेशन, एवरेज, ग्राफ्स ये आपकी हेल्प करते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में ग्राफ्स बहुत हेल्प करते हैं आपकी, तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, सिंपल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज एनलार्जेस इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखो ध्यान से, एक्सप्रेशन फैक्ट्स की नंबर्स में होगी, प्रेजेंटेशन सिंपल होगी, तो मेरी नॉलेज बढ़ेगी ना, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आएगा, चीजें देखने में ईजी लगेंगी, तो मेरे को क्या होगा, मेरी नॉलेज भी बढ़ेगी और चीजें देखने में मुझे मजा भी आएगा, मेरा एक्सपीरियंस भी उनके साथ अच्छा होगा। यही इसमें लिखा है, स्टैट्स एनलार्जेस इंडिविजुअल्स नॉलेज, एक्सपीरियंस, पावर ऑफ रीजनिंग, वन कैन अंडरस्टैंड क्लियरली एंड प्रिसाइजली सच कंसेप्ट्स एज नेशनल इनकम, पॉपुलेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ गई। ये आप इसमें जो 3 पॉइंट्स है ना, किसी एक में भी या 2 में एग्जांपल दे दो जो आपको ठीक लगे। एक्सप्रेशन ऑफ नंबर्स में फिर से विराट कोहली वाला एग्जांपल आप डाल सकते हो, वो बिल्कुल सही है। ये नहीं एग्जांपल कहीं डाल दिया दूसरी जगह नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते हो, लेकिन वहां वो वैलिड होना चाहिए, वो वहां लगता होना चाहिए एग्जांपल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तब आप वो एग्जांपल रिपीट कर सकते हो। ये तीनों क्लियर है, पक्का? चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नाउ फोर्थ इज इट कंपेयर्स फैक्ट्स। अगर आप चीजें समझ लोगे ना, क्लास में पॉइंट्स याद हो जाएंगे, पक्का बता रही हूँ। ये क्या करता है, स्टैट्स कंपेयर करता है फैक्ट्स को। ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि जो इंडिया की कंजप्शन है ना शुगर की, वो 38 kg, आप कहोगे ठीक है मैं क्या करूँ, ओके, मतलब आपको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं कहूँ अमेरिका की 53 है, चाइना की 78 है, यू विल बी लाइक हाँ भाई इंडिया की कम है, ठीक है इनकी ज्यादा है, तो वो आप पे चीजें इंपैक्ट डालेगी। तो ये हमें फैक्ट्स को कंपेयर
करके देते हैं जिससे हमें वो चीजें ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है। जैसे आपको पहले मैंने बोला कि इंडिया की इतनी कंजम्पशन, तो आपने कहा ठीक है शुगर की, लेकिन बाकी कंट्री से कंपेयर करके दी तो बी लाइक हाँ इंडिया की कम है, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा है, फंक्शन ऑफ स्टैट्स इज टू कंपेयर द डाटा रिलेटिंग टू फैक्ट्स, डाटा हैव नो मीनिंग अनलेस दीज आर कंपेयर्ड एंड इंटर रिलेटेड। या तो वो डाटा कंपेयर्ड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, इंटर रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने शुगर कंपेयर करके दी, ये तो नहीं बोला ना कि इंडिया की शुगर की कंजम्पशन इतनी है, अमेरिका की राइस की कंजम्पशन इतनी, नहीं, तीनों की शुगर की बताई, इंटर रिलेटेड है, कंपेयर करके भी बताया। जब मैंने सिर्फ इंडिया की बताई उसका आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन कंपेयर करके बताया वो आपको ज्यादा अच्छे समझ आया। तो ये काम भी कौन करता है, स्टैट्स करता है। आगे देखो, इट फैसिलिटेट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। उसमें कैसे हेल्प करता है, पॉलिसी कब बनती है, जब हमें प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है ना। पॉलिसी ऐसे तो नहीं बन जाती ना कि चलो आज नई पॉलिसी ये बना दो, सुबह सुबह आया सपना आया कि रात को ये पॉलिसी बनानी चाहिए, नहीं, पहले प्रॉब्लम देखी जाती है कि प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम कैसे पता लगती है, उसकी सीरियसनेस कैसे पता लगती है, डाटा से पता लगती है। इतनी लड़कियों की जान डोरी के कारण जा रही है, एक स्टैट्स है, तब पॉलिसी बनाई गई भी डोरी सिस्टम को बंद करना चाहिए। इट मींस प्रॉब्लम के बारे में हमें स्टैट्स से पता लगता है, फिर पॉलिसीज उसके अकॉर्डिंग बनती है। तो स्टैट्स हमें पॉलिसी भी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है कि इससे रिलेटेड ये पॉलिसी तो बनी थी पर इससे ज्यादा अच्छा नहीं हुई चीजें, तो फिर अब ये वाली पॉलिसी बनाते हैं। ज्यादा अच्छी नहीं हुई चीजें कि वो कैसे पता लगा, स्टैट्स से पता लगा। तो चाहे पॉलिसी को रिवाइज करना हो, नई पॉलिसीज बनानी हो, प्रॉब्लम के बारे में जानना हो, वहां भी आपकी स्टैट्स हेल्प करता है। देखो, प्रिसाइज नेचर ऑफ ईच प्रॉब्लम, प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, एक्चुअल, जो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ईच प्रॉब्लम कैन बी असर्टेन फ्रॉम द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। एनालिसिस से, डाटा से पता लगता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट सम पॉलिसीज में बी फॉर्मुलेटेड, इससे क्या होता है, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं, अच्छा इस कारण से जान जा रही है ज्यादा लोगों की, तो ये चीज रोक देनी चाहिए, ये चीज बंद करनी चाहिए, इसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। तो स्टैट्स डाटा हेल्प करते हैं सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम को बताने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट हेल्प्स द अदर साइंसेज इन टेस्टिंग देयर लॉज, जहां पे भी डाटा इकट्ठा करके उसकी हेल्प से कोई कंक्लूजन निकाला जाए, वहां स्टैट्स काम आता है। तो साइंस में भी ये काम होता है। साइंस में क्या होता है, हम कुछ भी नया सोचते हैं, नई चीजें लाते हैं, उसके लिए डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, उसे ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा पिछली बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये डाटा से हुआ, फिर एक्सपेरिमेंट किया, ये डाटा हुआ। स्टैट्स से चीजें, मतलब वो डाटा से बहुत सारी चीजें निकाल जाती है, एवरेज, ये सब चीजें। तो जहां जहां एवरेज डाटा, ये सारी चीजें आएंगी, वहां स्टैट्स का यूज आएगा। तो ये लिखा है, स्टैट्स ऑल्सो हेल्प इन टेस्टिंग द लॉज ऑफ अदर साइंसेज, मेनी लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, नेमली लॉ ऑफ डिमांड एक्सेट्रा। मतलब इकोनॉमिक्स के लॉज बनाने में, क्लासिकल थ्योरी के इन सारे लॉज बनाने में भी स्टैट्स का हाथ है, इतना ही लिखना है। इसमें से आप जो है इसमें भी एग्जांपल डाल सकते हो, कंपेयर्स फैक्ट्स जो मैंने आपको शुगर वाला बताया, ठीक है। इसमें फैसिलिटेट्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन, आप ये कह सकते हो कि इससे सीरियसनेस ऑफ प्रॉब्लम पता लगती है। ये जो लिखा है इसके अलावा भी आप जो ऐड कर सकते हो वो मैं बता रही हूँ। नाउ नेक्स्ट देखो, एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, ये फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप्स बताता है। मतलब आपके पास दो डाटा है, उसके बीच का रिलेशन भी स्टैट्स ढूंढ के देता है। जैसे रेन और आप राइस का एग्जांपल ले सकते हो कि रेन ज्यादा हुई, राइस की क्वांटिटी क्या आई, जब रेन कम हुई, राइस की क्वांटिटी क्या आई। तो ये कोरिलेशन, रिलेशन बनाने में भी चीजों में हेल्प करता है। तो इसमें देखो ये लिखा है, टूल्स ऑफ कोरिलेशन ऑफ स्टैट्स टेल टू फैक्ट्स हैव बीन रिलेशन, वो रिलेशन में है या नहीं, हैव एनी रिलेशन बिटवीन देम और नॉट, उनके बीच में रिलेशन है या नहीं, ये हमें बताता है। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इट हैज, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है या एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा है, ये भी चेक करने में हेल्प करता है। स्टैट्स ये भी बताता है कि इन दोनों चीजों में रिलेशन है भी या नहीं, अगर है भी तो एक के बढ़ने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी स्टैट्स बताने में हेल्प करता है। कोरिलेशन का चैप्टर हम स्टैट्स में करते हैं। क्लियर है चीज, कितने कर लिए हमने, 7 कर लिए। आगे चलते हैं 7 के बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 8th वन क्या कह रहा है, हेल्प्स इन फोरकास्टिंग, ये फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। जब भी कोई बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्शन पे ध्यान देना पड़ता है कि कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, कितनी डिमांड, कितनी सप्लाई, या फिर गवर्नमेंट को आगे के लिए पॉलिसीज बनानी होती है, टैक्स की डिसाइड करना होता है, कैसे चीजें करनी है, तो वहां पे पिछला डाटा काम आता है जिससे हम आगे फ्यूचर के बारे में चीजें सोच सकते हैं। तो स्टैट्स आपको फोरकास्टिंग में भी हेल्प करते हैं। स्टैट्स हेल्प्स इन फोरकास्टिंग चेंजेस इन फ्यूचर विद रिगार्ड टू अ प्रॉब्लम। फोरकास्ट कैन बी मेड विद रिगार्ड टू चेंजेस इन फ्यूचर, सप्लाई ऑफ पावर एक्सेट्रा। तो जो भी फ्यूचर के बारे में, मतलब आज जो काम करना है फ्यूचर का सोच के, उसके लिए हम जो रेफरेंस लेते हैं वो हम पास कर लेते हैं कि पहले कैसे चीजें काम की, आगे कैसे कर सकती है। तो फोरकास्टिंग में क्या काम आता है, दैट इज स्टैट्स काम आता है, क्योंकि हम पिछला डाटा यूज कर रहे हैं, उस पर चीजें यूज कर रहे हैं, उससे कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इज इनेबल्स रियलाइजेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है, ये स्टैट्स बताता है। फिर से डोरी सिस्टम वाला एग्जांपल से चीज समझ सकते हो। आप कहोगे ठीक है डोरी सिस्टम से लड़कियां मर रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 1,10,000 पिछले इतने टाइम में गई है, पिछले 6 मंथ्स में इतनी लड़कियों की डेथ हुई, लाइक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर नंबर मिल जाए कि हाँ इतनी लड़कियां इसके कारण जा रही है, प्रॉपर नंबर के साथ आपको चीजें बताऊंगी, वहां पे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, वो आपको प्रॉब्लम की रियलाइजेशन कराएगा, ये सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी लड़कियों की डेथ हो रही है। तो यहीं पे ये लिखा गया है कि रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, एग्जैक्ट नंबर आपको प्रॉब्लम की सीरियसनेस के बारे में बताते हैं। स्टैट्स इनेबल्स रियलाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्रॉब्लम, ये हमने उसमें पॉलिसी फॉर्मेशन वाले में ये एग्जांपल डाल सकते हैं डोरी सिस्टम वाला, और इसमें भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन कंडेंस्ड फॉर्म। फिर से वही हम थ्योरी से अगर चीजें पढ़ेंगे दैट विल बी लाइक बहुत सारा काम हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन अगर यही चीज हमें कंडेंस्ड फॉर्म में मतलब एक टेबल फॉर्म में मिल जाए, ग्राफ फॉर्म में मिल जाए, वो हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो ये लिखा है दैट इज प्राइमरी डाटा वेरी मच कॉम्प्लेक्स। अगर आपको कहो इस पर्सन से ले आओगी झारखंड में क्या हुआ, इस पर्सन से ले आओगी इस स्टेट में क्या हुआ, इस स्टेट में अलग अलग स्टेट से भी मंगवा लूं, दैट विल बी डिफिकल्ट। लेकिन एक पर्सन को मैं ड्यूटी लगा दूं कि सारी स्टेट्स का इकट्ठा करके ग्राफ या एक टेबल बना के दे दो और फिर इनको पढ़ने के लिए डाटा दो, तो वो आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी जब आपको टेबल की फॉर्म में मिलेगा। तो कंडेंस्ड फॉर्म में चीजें इजी हो जाती है, वो हमें स्टैट्स करके देता है। यहाँ पे क्या आएगा, सच कंप्लेक्स डाटा मेक इट इम्पॉसिबल टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। स्टैट्स प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू अ कंडेंस्ड फॉर्म, ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स डाटा को कंडेंस्ड फॉर्म में करके देता है। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये क्या क्या करता है, ये नंबर फॉर्म में देता है, सिंपल प्रेजेंटेशन देता है, कंपेयर करता है फैक्ट्स को कि सारे इसके फंक्शन है। टोटल 10 फंक्शंस किए हमने, कोई भी 8 माइंड में रह जाए तो भी ठीक है, टेंशन नहीं लेनी पेपर में कि मुझे तो 10 के 10 लिखने हैं, 10 के 10 लिखने बहुत अच्छी बात है, लेकिन 8 भी रहे तो भी टेंशन नहीं लेनी, 8 भी माइंड में रहेगी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, ये था हमारे पास फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स। इतना कुछ पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है स्टैट्स को पढ़ने की। इंपॉर्टेंस देखो, नंबर 1 हमारे पास है दैट इज, देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं, यूजेस भी बोल सकते हैं। जैसे करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एक थे, यूजेस और इंपॉर्टेंस में भी सेम पॉइंट आएंगे। हो सकता है किसी के पास यूजेस आ जाए पेपर में, किसी यूनिवर्सिटी में आ जाए इंपॉर्टेंस, तो सेम पॉइंट्स आपने लिखने। इसमें भी 10 पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझना, ये बहुत ईजी है, लगेंगे बड़े बड़े लेकिन ईजी है। पहला है इंपॉर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंस है इसकी, वहां क्यों, ध्यान समझना। पॉइंट्स मैंने सारे लिख के दिए हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना। पहले मैंने कहा ना इसमें एग्जांपल डाल लेना, ये सब, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना, बस इतने पॉइंट्स ही लिखने। पहला क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर इसका यूज करते हैं, मेक यूज ऑफ डाटा रिलेटिंग टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाइल प्रिपेयरिंग बजट। बजट बनाने के लिए जो है फाइनेंस मिनिस्टर डाटा का यूज करते हैं, स्टैट्स का यूज करते हैं। पहला तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड, ईच गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स इट्स पॉलिसीज कंसर्निंग फैमिली प्लानिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। तो मुझे अगर एग्जाम के लिए लर्न करना है तो मैं कहूंगी गवर्नमेंट यूज करते हैं किस लिए, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन के लिए। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर यूज करते हैं किस लिए, दैट इज प्रिपेयरिंग बजट के लिए। ये मेन पॉइंट्स मैं एग्जाम के लिए याद रखूंगी। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट मेक्स असेसमेंट एंड मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट लाइक हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर, कि हमारा हेल्थ सेक्टर कहाँ जा रहा है, हमारा एजुकेशन सेक्टर कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो असेसमेंट्स करने के लिए जो मैंने पॉलिसीज रूल्स चीजें बनाई वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, असेसमेंट्स के लिए, मेजर्स के लिए भी स्टैट्स काम आते हैं। स्टैट्स प्रूव हेल्पफुल इन टेकिंग डिसीजंस विद रिगार्ड टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री, आर्म्ड फोर्सेस सेक्टर, इनमें भी स्टैट्स काम आता है। जहां पे भी पिछला डाटा देख के कोई नए डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उन पे काम किया जा रहा है जिस भी सेक्टर में, वहां आपके पास स्टैट्स काम आएगा। पहला एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ गया, फाइनेंस मिनिस्टर बजट के लिए यूज करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए यूज करती है, असेसमेंट के लिए यूज करती है, डिफेंस आर्म के एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीजें यूज होती है, ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखो, ये था हमारे पास फर्स्ट इंपॉर्टेंस की एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होता है। नाउ सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंस फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए भी स्टैट्स जरूरी है, क्यों, उसको देखना होता है कि कितनी मेरे पास डिमांड है, कितनी सप्लाई करूं, प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, जो भी पिछले डाटा से देखे कि पिछली बार कितना प्रॉफिट होता है, अब मैं कितना माल डालूं प्रॉफिट हो, कि सारी चीजें बिजनेसमैन को हेल्प करती हैं। किसके लिए, स्टैट्स हेल्प करता है ताकि वो आगे चीजें प्रिडिक्ट कर पाए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एग्रीकल्चरिस्ट एस्टिमेट्स डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बारे में जानता है
ऑफ द कमोडिटी मतलब प्रोडक्ट जो भी वो बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट डाटा, डाटा का यूज करके वो देखते हैं ना पिछली बार कितना हुआ था, इस बार कितना हुआ, पिछली बार मुझे कितना फायदा हुआ था, कितनी प्रोडक्शन से कितना प्रॉफिट हुआ, वो इस बार सारी चीजें कंसीडर करेगा। इट इज नेसेसरी फॉर द बिजनेसमैन टू नो द नेचर एंड प्लेस ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स फॉर द एंड दैट दे आर डीलिंग इन एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द गवर्नमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस इन द प्राइस, मतलब सब कुछ माइंड में रखते हुए कि आगे कैसे डिमांड हो सकती है, क्या प्राइस रखना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इससे रिगार्डिंग पॉलिसी तो नहीं, सारी चीजें वो यहाँ पे माइंड में रख के सब कुछ डिसाइड करता है। तो बिजनेसमैन के लिए डाटा बहुत जरूरी है, पिछले साल कैसे हुआ था और इन फ्यूचर कैसे हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आज कैसे काम करना है, इसके लिए स्टैट्स उसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखो इस इंपॉर्टेंस इन पॉलिटिकल फील्ड्स, यहाँ पे 3 चीजों में काम आता है। नंबर 1 जब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनानी होती है वहां स्टैट्स काम होता है। नंबर 2 जो किसी भी गवर्नमेंट को अपने ये बताना होता है कि हमने क्या क्या काम किए पिछले 5 सालों में, तो वो पूरा डाटा क्रिएट करते हैं कि हमने ये पॉलिसीज बनाई, इससे इतना इतना फायदा हुआ। नंबर 3 जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना होता है वो भी स्टैट्स की हेल्प लेता है। देखो इन्होंने ये काम किया, इससे ये नुकसान हो गया, पहले हम यहाँ थे अब यहाँ हो गए, पूरे डाटा के साथ आता है। तो 3 चीजों में हेल्प करती है, मतलब 3 चीजों में स्टैट्स हमारा काम आता है पॉलिटिकल फील्ड्स के अंदर। ये लिखा हुआ है पॉलिटिशियंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग द पॉलिसीज, और पॉलिसीज के लिए क्या चाहिए होता है, स्टैट्स का डाटा। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द पॉलिटिशियंस बी अवेयर ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा, अगर पॉलिसीज बनानी है तो उन्हें स्टैट्स के डाटा में पता होना चाहिए। पॉलिसीज ऑफ द पार्टी इन पावर कैन गिव वाइड पब्लिसिटी टू द अचीवमेंट्स ऑफ देयर गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, तो अपनी अचीवमेंट्स को बता सकते हैं वो स्टैट्स के थ्रू कि हमने ये काम किया उससे ये चीज हुई। यहाँ पे मैंने क्रिटिसाइज वाला पॉइंट नहीं डाला, आप लिख सकते हो दैट वन पॉलिटिकल पार्टी कैन गो अगेंस्ट सेकेंड पॉलिटिकल पार्टी और कैन क्रिटिसाइज अनदर पॉलिटिकल पार्टी विद द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा, वो लाइन भी आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हो गए हमारे पास कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स कर लिए हमने, दैट इज किसके अंदर, इंपॉर्टेंस के अंदर। पहला पॉइंट क्या था हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड बिजनेसमैन, थर्ड इज इन पॉलिटिकल फील्ड। फोर्थ में आ जाओ इंपॉर्टेंस इन सोशल फील्ड, वही बात यहाँ पर दोबारा आएगी कि हमें सोशल फील्ड में कैसे पता लगेगा कितनी प्रॉब्लम क्या सीरियस है, वो सोशल फील्ड में तब पता लगेगा स्टैट्स के थ्रू पता लगेगा। तो जो भी सोशल वर्कर्स हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं, वो स्टैट से देखते हैं ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है, इसके अगेंस्ट काम करना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए, तो तब वो क्या करते हैं, तब स्टैट्स का डाटा काम आता है सोशल फील्ड के अंदर। यही लिखा हुआ है टू सोशल रिफॉर्मर्स स्टैट्स रिलेटिंग टू सच सोशल इवल्स एज डॉरी, अल्कोहलिज्म, डाइवोर्स सेक्टर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, दे कैन सजेस्ट रेमेडीज अगेंस्ट दीज इवल्स ओनली व्हेन दे आर इक्विपाइड विद रेलेवेंट डाटा। जब उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में पता होगा तभी वो क्या कर पाएंगे, इसके लिए काम कर पाएंगे। वो देखेंगे डोरी के लिए तो पॉलिसी बनी थी फिर भी इतनी डेथ हो रही है, मतलब डाटा से पता लगा, इसका मतलब इस पॉलिसी को और अच्छा करना चाहिए, इस पॉलिसी के अलावा भी और काम चाहिए। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी लेकिन उसके अलावा सोशल वर्कर को लगता है मुझे और भी इसके लिए काम करना चाहिए, तब वहां पे स्टैट्स ने उसको बताया भाई अभी भी दिक्कत चल रही है। तो ये सारी चीजों में कौन हेल्प कर रहा होता है, स्टैट्स हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, देखो 2-3 एग्जांपल्स जहां जहां फिट हो रही है। एक ही डोरी सिस्टम वाला मैं बार बार बता रही हूँ आपको, एक 1000 स्टूडेंट्स 200 इसके नॉन मेडिकल कॉमर्स, ये वाला बार बार लग रहा है, राइस वाला बार बार लग रहा है। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट समझ आ गया, 2-3 एग्जांपल से आप पूरा कवर कर सकते हो पूरा चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी हेल्प करता है स्टैट्स। कैसे, इकोनॉमिक्स की ये 4 मेन पॉइंट्स हैं, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इतना भी लिख लिया और आपको कुछ चाहिए नहीं। कंजम्पशन मतलब मैं कोई भी चीज बनाती हूँ उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ कि उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। प्रोडक्शन ठीक है, उतनी ही चीज बनाई जाए, जितनी कंजम्पशन है उतनी वो चीज बनाई जाए। एक्सचेंज मतलब कितने प्राइस पे वो बेची जाए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसके अलावा रेंट होगा, ये सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। कितनी कंजम्पशन है ये भी स्टैट्स बताएगा, कितनी प्रोडक्शन करूँ इसे भी डिसाइड कर रहे हैं मेरी स्टैट्स ने हेल्प की, कितना उसका प्राइस होना चाहिए इसमें अगेन स्टैट्स हेल्प कर रहा है, इसलिए इकोनॉमिक्स में भी स्टैट्स हेल्प करता है। यही सारी चीजें लिखी गई है। हाउ अ कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, कि कैसे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकते हैं, कितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कंजम्पशन से ही हमें पता लगता है, तभी हम प्रोडक्शन पे जाएंगे। अ प्रोड्यूसर एम्स एट अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ डाटा रिलेटिंग टू कॉस्ट एंड रेवेन्यू। देखो जब थोड़ी चीज बनाते हैं
उसका अलग सारा खर्चा आएगा, कॉस्ट अलग आएगी, ज़्यादा पे बनाएंगे उसका अलग कॉस्ट आएगी। तो उसको अपनी कॉस्ट कम करनी होती है, प्रॉफिट ज़्यादा करना होता है, कंजम्पशन को फुलफिल करना होता है। तो उस प्रोडक्शन के लिए भी हमें डाटा चाहिए होता है कि कितनी हमें प्रोडक्शन करनी है, सब कुछ ऐसे, उसका प्राइस कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, सोशल फील्ड में भी कर लिया हमने इसमें, और इकोनॉमिक्स वाला भी कवर कर लिया। 6 पे आते हैं इंपॉर्टेंस फॉर बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर में भी हेल्प करता है सेट, कितना डिपॉजिट आ रहा है, कितना लोन में जा रहा है, कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, मतलब यहाँ पे कितना देना है, लोन में कितना लेना चाहिए, ये सारी चीजें हमें स्टैट्स डिसाइड करने में हेल्प करता है। ध्यान से देखना क्या लिखा है, टू एवरी बैंकर एंड बैंकिंग इंडस्ट्री स्टैट्स रिलेटिंग टू अ डिमांड, डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट्स, कैरेक्टरिस्टिक, टर्म डिपॉजिट आएगा या टाइम डिपॉजिट्स नहीं आएगा, आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन कंट्री इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द स्टैट्स, की बैंकिंग इंडस्ट्री कितने अच्छी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही, वो स्टैट्स से पता लगता है। कंसर्निंग टोटल डिपॉजिट्स, लोन, इससे तो पता लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री कहाँ कितना ग्रो कर रही है क्या नहीं। तो अगर आपको उसमें काम करना है तब भी स्टैट्स चाहिए, और उसकी हमें ग्रोथ देखनी है कहाँ, या फिर उसका फॉल देखना है कहाँ डाउन जा रहा है, सारी रिपोर्ट चेक करने के लिए भी हमें स्टैट्स चाहिए। तो इसकी बैंकिंग में भी है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज को भी स्टैट्स चाहिए होता है। जब हम इंश्योरेंस कराने जाते हैं ना, तो हमारा प्रीमियम डिसाइड होता है कि हमें हर ईयर कितने पैसे देने हैं, वो इस किस को अकॉर्डिंग चेक होता है, जितनी हमारी एज होती है, जितनी जल्दी हम अपना इंश्योरेंस कराते हैं, कम एज में कराते हैं, हमारा प्रीमियम कम होता है, जितनी ज्यादा एज में कराते हैं हमारा प्रीमियम ज्यादा होता है। कैसे, उन्हें पता है अभी कम एज है तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, मतलब अभी लाइफ काफी बची है, तो वो कम प्रीमियम में भी इंश्योरेंस करते हैं। लेकिन जब हमारी एज ज्यादा हो जाती है, मतलब उन्हें पता है कि अब ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, तो वो क्या करते हैं, हमारा प्रीमियम बढ़ा देते हैं। तो ये सारा डाटा कि कितनी लाइफ होगी इसकी, ये सारी प्रोबेबिलिटी पे होता है, वो सारी हमें स्टैट्स हेल्प कर रहा होता है। देखो कैसे, इंश्योरेंस कंपनीज डिटरमिन द रेट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स रिलेटिंग टू एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ द लाइफ इन द कंट्री। आगे, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ टेबल, लाइफ टेबल के थ्रू होता है। दीज टेबल्स किसके ऊपर बेस्ड है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी किस में आती है, स्टैट्स में आती है। तो इसलिए यहाँ पर भी स्टैट्स लगता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के लिए अगर नई पॉलिसीज बनानी है तब स्टैट्स चाहिए। एजुकेशन देखना है कि कितने बच्चों का क्या रिजल्ट आ रहा है, कि कितनी ग्रो कर रही है एजुकेशन यहाँ पे, मतलब एजुकेशन जितनी भी हमने चीजें बनाई है एजुकेशन के अंदर कितने अच्छे से काम कर रही है, वो रिजल्ट से पता लगता है, उसके लिए भी डाटा चाहिए, वहां आपको स्टैट्स चाहिए होता है। तो इसलिए एजुकेशन में भी स्टैट्स की जरूरत है। देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज मेजर्ड, कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट, कि क्या लिटरेसी रेट है पॉपुलेशन में, अगर इतनी पॉपुलेशन है तो इसमें से कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो लिटरेसी रेट के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, स्टैट्स की जरूरत होती है। आगे, नंबर ऑफ स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग देयरिंग, कितने लोग, कितनी हमारे पास स्कूल्स हैं, कॉलेजेस और कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम आर नोन फ्रॉम द डाटा रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट, रिजल्ट से ये पता लगता है कि कितने अच्छे से पढ़ाई चल रही है, अगर अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं इसका मतलब हर जगह पढ़ाई अच्छी चल रही है। इट मीन्स पॉलिसीज बनाने में भी हेल्प करता है, लिटरेसी रेट चेक करने में भी हेल्प करता है, और क्या आपका एजुकेशन सिस्टम कितने अच्छे से काम कर रहा है वो मेजर्स, वो चेक करने के लिए भी स्टैट्स का यूज होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स बार बार वही आ रहे हैं, लेकिन अगर फंक्शंस में है तो उसका और मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन और होगी, अगर इंपॉर्टेंस में वहां पे उसकी वैल्यू बताई जाएगी कि इससे ये चीजें पता लग रही है, यहाँ इसकी वैल्यू है। आप एक बार यहाँ पे अच्छे से समझ लिया, उसके बाद एक बार खुद रीड कर लिया, बस बहुत अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम के टाइम एक बार रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। मतलब आपको थ्योरी ऐसे नहीं लगेगा कि ये भी माइंड में रखना, नहीं, ये एज इट इज लाइंस तो लिखनी नहीं है, जो आपको मैं एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, चीजें बता रही हूँ, अपनी लैंग्वेज में लिखना, लेकिन ये चीज एज इट इज लिखनी है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कितने पॉइंट्स हो गए, 8 पॉइंट्स। 9 देखो, इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च, फिर से आया, जहां जहां देखो क्या लिखा है, स्टैट्स इन यूजेज बोथ प्रोपाउंडिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नीड बताना, किसकी नीड भी है या नहीं। साइंस में कोई चीज कब बनती है, आपने सुना होगा ना, थोड़ा कौन सा मुझे माइंड में नहीं आ रहा, कि तभी कोई चीज बनाई जाती है जब लगता है कि हमें उसकी जरूरत है। तो जरूरत कैसे पता लगता है इस चीज की जरूरत है, डाटा से तो पता लगता है कि ये डाटा में ये बता रहा है भाई अभी ये चीज तो हमें चाहिए होगी, बहुत दिक्कत
दिक्कत चल रही है, इतने लोगों को दिक्कत आ रही है, अब ये चीज बनानी पड़ेगी। तो नीड बताता है एंड वेरीफाइंग साइंटिफिक लॉज, जब नीड बताता है उसकी शुरुआत करवाता है, नीड भी नहीं कह सकते, मतलब किसी भी चीज की शुरुआत करवाता है, जब प्रॉब्लम को बताता है एक्चुअल कि हाँ ये प्रॉब्लम है, डाटा बताता है ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए काम होना शुरू होता है। तो पहले प्रॉब्लम बताने में हेल्प करता है, सेकंड जब हम लॉज या चीजें बना रहे होते हैं वहां पे भी डाटा की जरूरत होती है, वहां पे भी हमें स्टैट्स हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंस फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, आगे देखो कंट्री को इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए भी ये हेल्प करता है। प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग आर डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स रिलेटिंग टू रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री, किस चीज की प्लानिंग कब करनी चाहिए, किसकी जरूरत पहले किसकी जरूरत बाद में, ये डाटा हमें बता रहा होता है। एंड द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द कंट्री, जो अभी अभी चीजें चाहिए, अब ये तो नहीं कोरोना आया था गवर्नमेंट कहेगी नहीं मेरा तो ये प्लान था, पहले मैं ये करूंगा, कोरोना के लिए बाद में देख लूंगा, नहीं, गवर्नमेंट ने पहले कोरोना के लिए स्टेप्स लिए, कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे उनको दवाइयां पहुंचाई जाए, तो कुछ ये शॉर्ट टर्म था उनका कि कोरोना से कैसे पहले कंट्री को बचाया जाए। तो इट मीन्स लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये डिसीजन, डाटा देखा गया कोरोना से तो बहुत सारे लोगों को हो रहा है, बहुत दिक्कत दे रहा है, डाटा ने कहा कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उन्होंने पहले कोरोना के लिए काम किया। तो जो डिसीजंस लेने होते हैं, क्या क्या प्लानिंग आगे करनी होती है, उसके लिए भी स्टैट्स हमें हेल्प करता है। ये 10 पॉइंट्स हो गए, ये 10 के 10 माइंड में रख, 10 के 10 माइंड में रखोगे तभी वहां एग्जाम तक 8 रहेंगे। क्लियर है ये चीज विद एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालनी, चीजें जितनी मैंने बताई है इतनी भी बहुत है। नेक्स्ट देखो लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स, इतनी तारीफ कर दी, कोई तो 100% परफेक्ट नहीं होता ना, कुछ तो इसमें भी कमी होगी, तो अब हम कर रहे हैं लिमिटेशंस, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस है। नाउ ये इसकी लिमिटेशंस हैं टोटल 9, आप 7 to 8 भी माइंड में रखोगे तो चलेगा। फर्स्ट इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, ये सिर्फ नंबर्स की बात करता है और किसी चीज की बात नहीं करता, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात नहीं करता। मतलब देखो ना, ये कभी नहीं कहेगा फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं क्लास में, एक के 97% है, दूसरे के भी 97% है, तो स्टैट्स के अकॉर्डिंग तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन मुझे पता है कि ये वाला बच्चा ज्यादा सीरियस है, ज्यादा अटेंटिव है, ज्यादा रेगुलर है और ये मतलब हर चीज को बहुत सीरियस लेता है, तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगी, कहीं भी कॉलेज के बाहर हमें भेजना है इसको अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने, तो ये काम स्टैट्स नहीं करेगा, जो बताए कि ज्यादा सीरियस है, ज्यादा एक्यूरेसी से काम करता है, मतलब बहुत कंसिस्टेंसी से काम करता है। स्टैट्स ने बस मार्क्स बताए, तो ये सिर्फ हमें क्या कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स बताता है, क्वालिटेटिव फैक्ट्स नहीं बताता। कई बार क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की भी जरूरत होती है, वहां इसकी लिमिटेशन है। क्या लिखा है, डज नॉट स्टडी, क्या नहीं स्टडी करता, क्वालिटेटिव फिनोमिनन लाइक ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, ये सिर्फ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है। पहले हमने बात की थी ना कि सिंगल नंबर से कुछ नहीं बता पाता, तो ये इसकी लिमिटेशन है, भाई तो सिंगल नंबर से कुछ क्यों नहीं बताता, स्टैट्स तो तभी कुछ बता पाता जब उसके पास और डाटा हो, तो ये किसकी लिमिटेशन बना दी, स्टैट स्टडीज ओनली एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स, इट डज नॉट स्टडी एनी पर्टिकुलर यूनिट। तो आप इसमें ये 1000 स्टूडेंट वाला एग्जांपल डाल सकते हो कि एक नंबर से कुछ नहीं बताता, बाकी भी इसको बताने पड़ते हैं। पहले भी इसी वाले एग्रीगेट वाले में एग्जांपल डाला था, यहाँ पे भी आप सेम एग्जांपल डाल सकते हो क्योंकि यहाँ ये वैलिड है, ठीक है। ये नहीं एग्जांपल हम बार बार क्यों डाल रहे हैं, जहां जहां ये वैलिड है वहीं डाल रहे हैं। एग्रीगेट वाले में आप ये 1000 स्टूडेंट वाला एग्जांपल डाल सकते हो, चाहे वो फंक्शंस में आए, लिमिट्स में आए, जैसे भी है। नेक्स्ट देखो नोट द ओनली मेथड, ये सिर्फ मेथड नहीं है जिससे सारा सोल्यूशन मिल जाए, क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी चाहिए होता है, तो वहां पे क्वालिटेटिव तो इसमें है नहीं, तो ये सिर्फ मेथड नहीं है जिससे सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। देखो क्या लिखा है, स्टैट्स इज नॉट द ओनली मेथड टू स्टडी, मेनी अ टाइम दिस मेथड डज नॉट सजेस्ट द बेस्ट सोल्यूशन ऑफ ईच प्रॉब्लम। ध्यान से चीजें समझना, ये ना सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान देता है और तो किसी पे ध्यान नहीं देता, तो ये सिर्फ मेथड नहीं है जिससे हम कंक्लूजन पे आ पाए। फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट आपने देखो कोरोना के टाइम में बहुत डाउन आ गई थी, आपको अगर हम शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हो, देखो जिस सेक्टर में मुझे लगता है आप रिलेट कर पाओगे। शेयर मार्केट के बारे में इसलिए बताते हो आपको, इन फ्यूचर जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं मेनली, उनको आगे इस पे और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, चीजें समझने को मिलेंगी। तो शेयर मार्केट में आपने देखो कोरोना के टाइम में बहुत डाउन आ गई थी, ठीक है ना। तो अगर आप उस टाइम ये नहीं देखोगे कि उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं देखोगे कि इलनेस का टाइम चल रहा था, मतलब कोरोना पैंडेमिक टाइम था, तो आप तब कहोगे ये शेयर तो डाउन ही जाता है। तो 1 या 2 साल का आप डाटा देख के ये नहीं कह सकते कि ये शेयर अच्छा नहीं है, आपको और चीजें भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि कंट्री
में कुछ कैसी कंडीशंस चल रही थी। तो सिर्फ ये स्टैट्स ही ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप किसी डिसीजन पे आ पाओ। स्टैट्स तो ये कहेगा ये तो बहुत डाउन चला गया था शेयर, अब नहीं जाएगा, लेकिन आप ये भी देखोगे, सारी चीजें कंसीडर करते हुए, सिचुएशन कंसीडर करते हुए कि नहीं उस टाइम कोरोना चल रहा था इसलिए ऐसी सिचुएशन थी, तो नंबर्स पे नहीं, आपने सिचुएशन को भी देखा कि उस टाइम सिचुएशन क्या थी, तभी आप डिसीजन पे आ पाओगे। तो नोट द ओनली मेथड सिर्फ यही मेथड नहीं जिससे डिसीजन पे आओ, आपको और चीजें भी कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है। आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हो। नेक्स्ट देखो, दैट इज होमोजेनिटी ऑफ डाटा। एक जैसा डाटा टाइप हो तभी ये काम करता है। फिर से इसमें एग्जांपल होगा, जैसे 5 kg राइस को आप कंपेयर नहीं कर सकते 1000 मीटर क्लॉथ से। एक जैसा डाटा हो तभी कंपैरिजन हो सकता है। टू कंपेयर द डाटा इट इज एसेंशियल दैट व्हाटएवर स्टैट्स इज कलेक्टेड द सेम मस्ट बी यूनिफॉर्म इन क्वांटिटी, क्वालिटी सॉरी, वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए क्वालिटी में। अगर क्लॉथ लिए तो क्लॉथ होगा, राइस लिए तो राइस होगा। डाटा ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हम क्लॉथ को किससे कंपेयर नहीं कर सकते, राइस से, क्योंकि ये मीटर में होता है एंड ये केजेस में होता है। तो इसलिए आपका सेम टाइप का डाटा होना चाहिए। अगर अलग टाइप का हम कंपेयर नहीं कर सकते उसको स्टैट्स नहीं काउंट करेंगे, ये इसकी लिमिटेशन है। भाई सेम टाइप का ही होना चाहिए तभी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। ये एवरेज बताता है, प्रॉपर नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा किसी कॉलेज का जो पैकेज है वो 10 LP है, एवरेज पैकेज जो है 10 LP है, आपको 10 मिलता है। ये नहीं हर बच्चे को 10 मिलेगा, नहीं, 10 का मतलब है कि एवरेज बताया, हर बच्चे को 6, ऐसा भी बच्चा होगा जिसके 6 लगा होगा पैकेज, किसी का 7 लगा होगा, किसी का 12 लगा होगा, किसी का 4 लगा होगा, है ना। एवरेज मुझे नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता किसका अलग अलग क्या लगा है, लेकिन एवरेज पता है कि 10 LP है। तो ये सिर्फ एवरेज बताता है, हर एक पर्सन का यूनिट वाइज नहीं बताता। तो इससे आप कहते हो ठीक है इतना है, तो आप वहां एडमिशन ले लेते हो एवरेज के बेसिस पे, ठीक है। लॉज ऑफ स्टैट्स इज ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, दे एक्सप्रेस टेंडेंसीज। क्या ऐसा हो सकता है, एक्सप्रेस करें टेंडेंसीज। हाँ 10 तक का एवरेज है तो इसके आसपास लग जाएगा, टेंडेंसी बताता है। दे आर नॉट वैलिड ऑलवेज एंड अंडर ऑल कंडीशन। हर जगह वैलिड नहीं होता, हर जगह ट्रू नहीं होता, एवरेज की बात की जाती है। ये बात समझ आ रही है, किसकी बात की जाती है, एवरेज की। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया, कॉलेज के पैकेज से हर एक बच्चे का 10 नहीं लगता, किसी का ऊपर किसी का नीचे भी लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग। अगर आप रिजल्ट्स देख रहे हो, रेफरेंस नहीं ले रहे हो तो वो गलत हो सकता है। फॉर एग्जांपल फिर से शेयर मार्केट वाला देखो, अगर आपने रेफरेंस नहीं लिया कि कोरोना का टाइम था इसलिए शेयर मार्केट डाउन गई, तो आपको स्टैट्स ये बताने वाला है कि शेयर मार्केट डाउन थी इस टाइम में, ये वाला शेयर भी नहीं अच्छा, ये वाला शेयर भी नहीं अच्छा, ये वाला शेयर भी नहीं अच्छा। लेकिन अगर आपने ये रेफरेंस लिया कि उस टाइम कोरोना था, क्या कंडीशन थी हमारी कंट्री में, उसके कारण डाउन गया, तब आपको स्टैट्स इफेक्ट नहीं करेगा। तब आपको पता है सिर्फ इसी टाइम के लिए था, बाद में ये ठीक हो जाएगा, ये शेयर मैं खरीद सकता हूं। तो ये चीजें रेफरेंस भी लेना है, कहां से डाटा उठाया जा रहा है, किस टाइम में डाटा उठाया जा रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है। देखो ये लिखा है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजंस वेरी वेल इट इज नेसेसरी दैट द सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस अंडर व्हिच दीज कंक्लूजंस हैव बीन ड्रॉन आर आल्सो स्टडीड। या अगर आपको कंक्लूजन एक ग्राफ दे दिया किसी शेयर का कि ये डाउन है, आपको ये भी कंसीडर करना है कि किस टाइम पीरियड का है, ये कोरोना वाले टाइम पीरियड का इसलिए डाउन है। तो जिस टाइम वो डाटा लिए गए, जिस सर्कमस्टेंसेस में लिया गया वो भी आपको कंसीडर करना है। आगे क्या लिखा है, हैव बीन ड्रॉन आल्सो स्टडीड अदरवाइज दे में प्रूव रॉन्ग, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने कह ही दिया ये शेयर तो बेकार है, पता है कितना डाउन आ गया था, अगर ये कंसीडर कर लिया अच्छा कोरोना के टाइम में था, तो आप एक सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। ये हमारे पास 6 होगी, क्या होगी, लिमिटेशंस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। इसको एक्सपर्ट्स ही ढंग से यूज कर पाते हैं, जिसको स्टैट्स की नॉलेज नहीं है प्रॉपर, ये नहीं पता है। जैसे मान लो कई बच्चे क्या सोचते हैं, अगर 10 LPA बोल दे तो सबका 10 के पास लग जाएगा, लेकिन ये नहीं पता 6 भी तो लग सकता है, तब भी एवरेज 10 आ सकती है। तो जिसको स्टैट्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो डाटा को अच्छे से नहीं समझ पाता, उससे अच्छा कंक्लूजन नहीं निकाल पाता। स्टैट्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय दोज पर्संस हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, जिन्हें एवरेज, मीन, मोड, प्रोबेबिलिटी इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज होती है, वो इसका अच्छे से यूज कर पाते हैं। कई बार आपने देखोगे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, वो प्रोबेबिलिटीज उनको पता है, इतने सालों से ऐसे जा रहा था, वो प्रोबेबिलिटी लगा लेते हैं, कई एक्चुअल चीज़ें मतलब कैलकुलेट करके चीज़ें बताते हैं। वो एक्सपर्ट्स क्यों कहे गए हैं, क्योंकि उन्हें नॉलेज है कि कैसे कैसे चीज़ें काम करेगी, कौन सी चीज़ कब लगानी है। नेक्स्ट देखो, मिसयूज ऑफ स्टैट्स इज पॉसिबल। मिसयूज पॉसिबल है, जिसको नॉलेज नहीं है उसको कुछ भी बताया जा सकता है, ये ऐसे ऐसे काम करता है। मिसयूज का ना भी एग्जाम्पल मैं आगे दूंगी आपको डिस्ट्रस्ट के अंदर, अभी डिस्ट्रस्ट आना है, बताती हूँ क्या, डरो मत, तो वहां से भी आप एग्जाम्पल डाल सकते हो।
देखो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करते हुए इसको यूज करती है, ये भी एक मिसयूज है। कई बार हमें अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, हम कुछ डाटा देख के पूरे डाटा के बारे में गलत सोच सकते हैं। अभी के लिए हम इसे यहाँ शेयर मार्केट के लिए समझ लेते हैं, जिसको स्टैट्स की नॉलेज नहीं है, ठीक है, सामने वाले ने कहा देखो ये शेयर तो अच्छा नहीं है, कितना डाउन आ रखा है ना, पूरा उसने ग्राफ सा दिखा दिया, लेकिन उसने ग्राफ कब का दिखाया, सिर्फ 2020 तक का दिखाया, 2021 2022 का दिखाया ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तो कोरोना नहीं था, वो शेयर ऊपर चला गया। सामने वाले ने ग्राफ कब तक का दिखाया, 2020 तक, वो डाउन आ रहा था, तो उसने सामने वाले को कहा देखो ये डाउन आ रहा है, ये शेयर अच्छा ही नहीं है ना, ये डाउन ही जाएगा आगे भी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जिसको स्टैट्स की नॉलेज है वो सामने वाले को उसको मैनिपुलेट करके चीजें दिखा सकता है। जैसे इस ईयर का दिखाएगा ही नहीं, इस ईयर तक का दिखाया और वहां पे ग्राफ बना दिया, सामने वाले ने कंसर्न भी नहीं दिखाया कि बाकी ईयर्स का कहाँ है। तो जिसको नॉलेज है वही वो चीजें पॉइंट आउट कर पाएगा। तो मिसयूज भी हो सकता है, कई लोग चीजें मैनिपुलेट करके भी सामने वाले को दिखाते हैं सेम डाटा के साथ। 2020 के डाटा तक तो उसने कोई गड़बड़ नहीं करी, मैनिपुलेट क्या की चीजें, बाकी 2 साल की नहीं दिखाई, ठीक है। नेक्स्ट इज ओनली मीन्स एंड नॉट अ सोल्यूशन। ये तो बता देता है कि ये प्रॉब्लम है, मतलब लेकिन सिर्फ इसी से सारे सोल्यूशन निकल सकते, ठीक है, एक जरिया है जिससे सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन सारे सोल्यूशन सिर्फ इसी से नहीं निकलते। ये लिखे देखो, सम स्कॉलर्स आर ऑफ ओपिनियन दैट स्टैट्स आर ओनली अ मीन्स इन द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हाँ, जरिया है जिससे हम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सारे सोल्यूशन सिर्फ इससे नहीं निकल सकते। तो ये लिमिटेशंस है नो, है ना, नो ही बोली थी ना मैंने, नो ही बोली थी। इस नेक्स्ट आया डिस्ट्रस्ट पे, ये 9 की 9 में सिर्फ 2 या 3 में आप अच्छे से एग्जांपल डाल देना, बाकी में ये मैंने जितना लिखा है सिर्फ उतना भी लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट है। क्लियर है ये चीज, चलिए आगे। नेक्स्ट इज, अभी तक हमने क्या क्या किया, इंट्रोडक्शन किया, मीनिंग किया, डेफिनेशन की, उसके बाद हमने फीचर्स किए सिंगुलर एंड प्लूरल में, उसके बाद क्या किए, फंक्शंस करे, फिर हमने इंपॉर्टेंस करी एंड उसके बाद हमने लिमिटेशंस करी। अगर आपके टिप्स पे ऐसे होने लग गए ना तो चैप्टर आपके टिप्स पे। नेक्स्ट इज डिसट्रस्ट ऑफ स्टैट्स, लास्ट टॉपिक है ये। डिसट्रस्ट मतलब इस पे विश्वास नहीं किया जाता, अरे मतलब विश्वास नहीं कर सकते, मतलब इतना अच्छा इसके बारे में पढ़ा और एंड में आप कह रहे हो डिसट्रस्ट कर रहे हो, क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे हो इस पे, उसके भी रीजन है, ध्यान से समझना। इस पे डिसट्रस्ट क्यों किया गया, ध्यान से देखो। The main cause of the mistrust is that most of the people believe stats readily, मतलब वो क्या करते हैं, easily stats पे believe कर लेते हैं और उसके ऊपर चीजें चेक भी नहीं करते वो ठीक है या नहीं। ग्राफ देखा, जो चीज easily मिल गई उस पर विश्वास कर लिया, उसके बाद चीजें चेक नहीं करते ठीक है या नहीं। तो easily विश्वास करने से क्या होता है कि जो कभी कभी मैनिपुलेटेड डाटा होता है उस पर भी easily विश्वास कर लेते हैं। Thus to take undue advantage of this fidelity, some selfish people make misuse of statistical data। लोगों को पता है कि कई लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत जल्दी स्टैट्स पे विश्वास करते हैं, तो कुछ सेल्फिश लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि जो ग्राफ की फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में जो हम इजीली प्रोवाइड कर देंगे वो उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेंगे, वो मेहनत नहीं करेंगे उसको चेक करने की, वो कहेंगे इजीली चीजें मिल गई, उस पर विश्वास कर लेंगे। कुछ लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं कि लोग इजीली विश्वास करते हैं स्टैट्स के डाटा पर, टेबल्स पर, ग्राफ्स पे, तो सेल्फिश लोग उस चीज का क्या उठा लेते हैं, फायदा उठा लेते हैं, स्टैट्स के डाटा का मिसयूज करते हैं। कैसे देखो, दे कैन प्रेजेंट द stats in such a distorted way as to prove right what is wrong and wrong what is right। वो ऐसी चीजें मैनिपुलेट करते हैं, सही चीज को गलत दिखाते हैं, गलत चीज को सही। ये क्या कहते जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, सही को गलत, गलत को सही, सेल्फिश लोग ऐसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको पैरा बहुत अच्छे समझ आएगा। ये रहा एग्जाम्पल, अरे आया क्यों नहीं, ये रहा हमारे पास एग्जाम्पल, ध्यान से समझना। इस एग्जाम्पल में क्या है, कुछ लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, ध्यान से समझो। गवर्नमेंट ने कहा हमारी इकोनॉमी इतने से बढ़ रही है, ठीक है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा नहीं तुम्हारी जो इकोनॉमी है बढ़ नहीं रही, वो तो कम हो रही है। ये कैसे हो सकता है, सेम डाटा से एक कह रहा है बढ़ रही है, दूसरा कह रहा है कम हो रही है इकोनॉमी। क्यों बताती हूँ, जो पहली वाली गवर्नमेंट है ना वो 2 ईयर्स को कंपेयर कर रही है, दूसरी वाली गवर्नमेंट भी 2 ईयर्स को कंपेयर कर रही है। फॉर एग्जांपल 1996 ये 1995 को कर रही है, ये 1996 को ना किससे कर रही है, 1986 से। ये बात समझ आ रही है, जो कह रही है हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है वो इन 2 ईयर्स को कंपेयर कर रही है, जो कह रही है कि इकोनॉमी बढ़ नहीं रही कम हो रही है वो इन 2 ईयर्स को कंपेयर कर रही है। 1996 का तो सेम डाटा यूज कर रहे हैं, लेकिन जो ये वाला ईयर है वो चेंज कर दिया, इससे वो ये प्रूफ कर रहे हैं इनकी तो डाउन आई है, वो कह रहे हैं ये इंक्रीज हुई। डाटा सेम है लेकिन दोनों गवर्नमेंट्स ने अपने अपने कंपैरिजन वाले ईयर डिफरेंट उठाए हैं, इसलिए वो लोगों को अलग अलग चीज बोल रहे हैं।
डाटा 1996 के सेम है, लेकिन कंपैरिजन वाले ईयर्स अलग अलग होने के कारण वो डाटा सबको अलग दिख रहा है। अब जो कॉमन मैन है उसको ये चीज़ अजीब लगेगी, एक गवर्नमेंट कह रही है कि हमारी बड़ी है, एक गवर्नमेंट कह रही है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है नहीं इनकी बड़ी नहीं कम हुई है। लेकिन जिसको थोड़ी सी नॉलेज होगी स्टैट्स की वो इस चीज़ पर ध्यान देगा कि ये कोई और 2 ईयर्स को कंपैरिजन करके बात कर रहे हैं, ये कोई और 2 ईयर्स को कंपैरिजन करके बात कर रहे हैं। जो अगेंस्ट वाली पॉलिटिकल पार्टी है वो इस चीज़ का फायदा उठा रही है कि लोग इस चीज़ की डिटेल में ना जाके हम अपने वर्ड्स को सही बता रहे हैं, लेकिन वो ये चीज़ डिटेल में नहीं बताते कि हम इन 2 ईयर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं और वो उन 2 ईयर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं। यही सारा एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है, मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखना। द गवर्नमेंट क्लेम दैट इन 1994 इन 1995 पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इंक्रीज्ड बाय 5%। उसने क्या कहा कि 5% से इंक्रीज हो रही है। आगे देखो, एंड एज सच इकोनॉमिक प्लानिंग वाज अ सक्सेस। उन्होंने कहा ये तो सक्सेस थी हमारे लिए। अब दूसरी पार्टी क्या कर रही है? ऑन द अदर हैंड द ऑपोजिशन पार्टी क्लेम दैट इज 1994-1995 पर कैपिटा इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 1.5%। उन्होंने क्या कहा, वो 5% से नहीं बढ़ी, वो तो सिर्फ 1.5% से बढ़ी है। ऑपोजिशन पार्टी से कहा, ऑपोजिशन पार्टी ने कहा ओनली एंड सच इकोनॉमिक प्लानिंग वाज अ फेलियर। तो उन्होंने कहा ये तो फेलियर है। सेम ईयर 1994-1995, सेम ईयर 1994-1995, वो कह रहे हैं हमने 5% से बढ़ाई है, ये कह रहे हैं इन्होंने 1.5% से बढ़ाई है, ये कोई सक्सेस नहीं है। आगे देखो, स्टैट्स प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल द ऑपोजिशन पार्टी वाज करेक्ट। बिल्कुल सही स्टैट्स बताया। उन्होंने भी 94-95 का बताया कि इतने से बढ़ रही है, उसने भी 1994-1995 को बताया। वो कह रहे हैं दोनों सही हैं, दोनों सही है। फिर द ओनली डिफरेंस इज दैट गवर्नमेंट स्टैट्स आर कैलकुलेटेड एट करंट प्राइसेस, कि आज के प्राइसेस पे वो देखा गया है, एंड प्रेजेंट बाय द ऑपोजिशन पार्टी आर कैलकुलेटेड इन दिस प्राइसेस। उसने इस ईयर के प्राइस पे कंपैरिजन किया है। बात 1994-1995 की हो रही है, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है, जो हमारे पास रूल में है, वो किसके अकॉर्डिंग कर रही है कंपेयर? आज के अकॉर्डिंग, करंट के अकॉर्डिंग कर रही है। लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी है, जिसने उसको नीचे दिखाना है सामने वाली पार्टी को, वो इस ईयर के अकॉर्डिंग कर रही है। तो जो इंसान जिसको स्टैट्स की नॉलेज है वो ही देखेगा कंपैरिजन। देखो वो ये चीज वहां पे आपको अच्छे से नहीं बताते कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो बस ये बताते हैं इनकी तो इतने से डाउन आई है। किससे कंपेयर करके? किसी का ध्यान नहीं होता, बस ये देखते हैं ये तो बोल रहे डाउन आ रही है, ये बोल रहे हमारी अप जा रही है। कंपैरिजन किसके अकॉर्डिंग ही किसी पे ध्यान नहीं देता, मतलब इस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो स्टैट्स का यहाँ मिसयूज हो गया। डाटा तो है लेकिन कंपेयर अलग अलग ईयर से करा, इसलिए रिजल्ट अलग अलग दिख रहा है, इसलिए डिस्ट्रस्ट बोला गया स्टैट्स को कि अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट किया जा सकता है। ऑपोजिशन पार्टी ने अपने फायदे के लिए इसको यूज किया, और जो अभी गवर्नमेंट है वो अपने फायदे के लिए यूज कर रही है, आज से कंपेयर कर रही है ताकि उनकी 5% हाई दिखे। ये चीज क्लियर हो रही है? तो ऐसे ये डिस्ट्रस्ट है। तो इससे क्या होगा, मतलब कॉज क्या है इस डिस्ट्रस्ट का? वही कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैट्स है, लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है, वही इसका कॉज है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टैट्स आर ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डाटा बनते हैं, कोई किसी ईयर को कंपैरिजन करके देता है, कोई किसी स्टेट का देता है, कोई कहीं का देता है। एक ही मतलब प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डाटा होंगे। स्टैट्स कैन बी अल्टर्ड टू अप्रूव प्री डिटर्मिनिंग कंक्लूजन्स। स्टैट्स को अल्टर किया जा सकता है, मतलब मैंने अगर गवर्नमेंट को नीचे दिखाना ही है तो एक पॉलिटिकल पार्टी वो वाले ईयर के साथ कंपेयर करेगी जिससे उसको नीचे दिखाया जा सके। अल्टर्ड मतलब अगर आपका ये है ना कि मुझे नीचे ही दिखाना है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगी। Authentic stats can also be presented in a such a manner to confuse the reader। मैं अगर मुझे स्टैट्स के साथ खेलना आता है तो मैं आपके सामने वैसा ही स्टैट्स लाऊंगी जिससे मुझे पता है मुझे फायदा होने वाला है। तो मैं आपके सामने ऐसा स्टैट्स लाऊंगी, आप इधर उधर छानबीन तो नहीं करोगे, ग्राफ्स देख के टेबल देख के कहोगे हाँ ठीक ही कह रहा होगा। तो मैं ऐसे मैनिपुलेट करके आगे चीजें लाऊंगी आपके जिससे मुझे फायदा हो। व्हेन स्टैट्स आर कलेक्टेड इन अ पार्शियल मैनर द रिजल्ट्स आर मोस्टली रॉन्ग। जब पार्शली आधा अधूरा जो होता है ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, वो वाला बात है। अगर आपके पास आधा अधूरा डाटा है तो आपके लिए वो खतरनाक ही होगी। ये क्या बात बनी, सारा स्टैट्स का चैप्टर पढ़ाया, एंड में आके तो हमारा विश्वास ही तोड़ दिया, डिस्ट्रस्ट कर दिया। तो फिर स्टैट्स पढ़ेंगे नहीं पढ़े, मतलब पढ़नी है बुक के नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें माइंड में रख के, रेमेडीज कुछ चीजें माइंड में रख के आप स्टैट्स पढ़ सकते हो। नंबर 1, कंसिडरेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशंस। आपने जो लिमिट्स पढ़ी है उसको माइंड में रखते हुए कि यहाँ पे सर्कमस्टांसिस का भी देखना पड़ सकता है, ये क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट लेता उसको देखना पड़ सकता है, डाटा पे पूरा एकदम विश्वास नहीं करना, ये सिर्फ नंबर्स की बातें करना
करता है, लिमिटेशंस माइंड में रखते हो अगर आप स्टैट्स का यूज करोगे दैट विल बी ओके। व्हाइल मेकिंग यूज ऑफ स्टैट्स लिमिटेशंस को माइंड में रखना। नेक्स्ट इज नो बायस, ये आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने मार्क्स लिखते हो ज्यादा बताते हो ना घर जाके, अगर मान लो 33.5 आप कहोगे 34 है, यही आपके फ्रेंड के 33.5 हो आप कहते हो 33 है, मतलब आपने बायसनेस दिखाई, अपना तो 0.5 बढ़ा दिया, अपने फ्रेंड का कम कर दिया। इट मीन्स जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, ये यहाँ पे जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। रिसर्च शुड बी इम्पार्शियल, ही शुड मेक यूज ओनली ऑफ प्रॉपर डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन विदाउट एनी बायस। इसका मतलब जब आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो किसी चीज के लिए बिल्कुल इम्पार्शियल, ये नहीं कि किसी को पॉलिसी चाहिए ही नहीं है तो उसका डाटा मतलब दूसरों को दिखाने के लिए कि तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो डाटा गलत शो कर दे। नहीं, डाटा कलेक्शन सारी चीजें इम्पार्शियल वे में होनी चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। लास्ट इज एप्लीकेशन बाय एक्सपर्ट्स, मतलब किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले या तो आप खुद एक्सपर्ट होने चाहिए या किसी एक्सपर्ट की राय ले। स्टैट्स शुड बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स, इफ दे यूज इट केयरफुली एंड साइंटिफिकली द पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर विल बी लिटिल पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। मतलब या तो आप किसी एक्सपर्ट की, स्टैट्स एक्सपर्ट है उससे राय लो, या फिर खुद भी इतने एक्सपर्ट हो जाओ जिस चीजों के लिए आपको स्टैट्स की जरूरत पड़ती है उसे देखनी आ जाए कि हाँ ऐसे डाटा देखना होता है, ईयर्स चेक करना होता है, टाइम चेक करना होता है, किस ईयर से कंपैरिजन करके ये अपना रिजल्ट बता रही है गवर्नमेंट कि हमने अच्छा काम किया है। या तो इतने एक्सपर्ट हो जाओ या फिर जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी ही सुनो। आगे चलते हैं, ये तो इसके रीजंस आ गए, मतलब रेमेडीज आ गई। अब नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं। नंबर 1 देखो, डिफाइन स्टैट्स, डिस्कस इट्स फंक्शंस, लिमिटेशंस हो गया हमारा। एक्सप्लेन द फंक्शंस, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स, ये क्वेश्चन आता है। डिस्कस द डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैट्स, ये आ जाता है। डिफाइन स्टैट्स एज अ सब्जेक्ट, जो हमने आपको बताया अभी, कौन सा वाला, डिस्क्रिप्टिव इंफरेंशियल। ऑल्सो ब्रिंग इट्स आउट इट्स स्कोप, मतलब पूरा स्कोप बताओ इसका, दैट इज आपको नेचर बताना है, लिमिटेशन बताना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये शॉर्ट में आएगा थर्ड वाला। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप इजिली कर सकते हो अगर आपने सारे अच्छे से चीजें समझी है। इसका प्रिंट आउट लेके अच्छे से चीजें करना, तभी आपकी हेल्प होगी। आज चीजें खुद अपने पेंसिल से मार्क करना, जो मैंने आपको बताई है, बहुत अच्छे से चीजें समझ आएंगी। एग्जाम्पल्स भी लिख लेना साथ साथ, तो आपको एग्जाम के टाइम पे इजी रहेगा चीजें। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको चीजें अच्छी लगे तो मुझे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं थ्योरी वाला जो पोर्शन है बिल्कुल एंड के लिए रखती हूँ, जो पता नहीं मुझे ऐसे लगता है कि थ्योरी बच्चा बुक से देख के पढ़ सकता है तो थ्योरी में क्या समझाऊं, बट आई रियलाइज कि आपको वर्डिंग्स पढ़ के भी तब आपको अच्छे से डीपली उसको समझ आएगा जब आपको एग्जांपल के साथ चीजें समझाई जाए। इसलिए मैंने थ्योरी वाला चैप्टर इस बार कंसीडर किया। अब मुझे बताना है कि मैं कलेक्शन ऑफ डाटा वाला चैप्टर जो थ्योरी वाला है वो भी करवाऊं चैनल पे, अगर आपको अच्छे से चैप्टर समझ आए। बस 2 ही चैप्टर्स हैं इसके, एक ये, एक कलेक्शन ऑफ डाटा, स्टैट्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आई है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मेस। Thank you so much for watching.